डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, पार्ट 3। अब तक अपने ATC, ट्रिपल सी, ATCCD, CC की सीलिंग, ATD, ATDD, ATDDB, ATE एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट की, ATEE जो 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ है हाउसिंग लोन उनके रिगार्डिंग 50,000 एक्स्ट्रा, EE जो 19-20-21 में हाउसिंग लोन है उनके ऊपर 150 तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अलाउड है, और EB इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से रिलेटेड जो डिडक्शन है 1,50,000 रुपए की, व्हीकल कितने का भी हो, लोन कितने का भी हो, 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। ये अपन ने अभी तक पढ़ा था। इसके आगे चल रहा हूं अब मैं EEB के बाद ATG, इस चैप्टर की सबसे बड़ी डिडक्शन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन ATG, डोनेशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू स्पेसिफिक फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। आपने दान दिया है, आपने डोनेशन देनी है, कुछ तो सरकार ने फंड बना रखे हैं उनमें पैसा डाल दो, डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ फंड नहीं है लेकिन आप कोई सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इनकम टैक्स से अप्रूव्ड धर्मशाला में दान दे दें तो उन सब की भी डिडक्शन मिलेगी। जो स्पेसिफिक फंड है उनमें पैसा कॉन्ट्री करते हो उसके अलावा। तो याद रखना, डोनेशन देनी है जो आपने, वो इनकम टैक्स की लिस्ट है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग देनी है, डिडक्शन तो मिलेगी। अगर आप यूं ही किसी मंदिर में दे दो जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड नहीं है, उसको दिए गए डोनेशन पे स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, बट ATG की डिडक्शन नहीं मिलने वाली आपको। तो डिडक्शन लेने के लिए आपको डोनेशन कहां करनी है वो देखेंगे, बट इससे पहले जान लो मैक्सिमम कैश डोनेशन 2,000 से ऊपर दान आपको कैसे करना है? ओवर 2,000 मंदिर में दान देना है, 500 रुपये दे दो कैश, 1,000 रुपये चलेगा। लेकिन अगर 5,000 रुपये देना है तो नहीं चलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी, पूरे 5,000 बेकार ना हो जाए कहीं आपके। इसलिए आपको याद रखना है कि डोनेशन 2,000 से ज्यादा देनी है तो आप कैसे दो? आप चेक दे दो, कोई सा भी चेक दे दो, चेक दो बस, कैश नहीं देना। क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही चेक, नेफ्ट कर दो, RTGS कर दो, पेटीएम कर दो, UPI, भीम UPI वगैरह ऐप से कर दो, नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से कर दो, डेबिट कार्ड से कर दो, कैसे भी कर दो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कर दो, बहुत बढ़िया है। क्रॉस या अकाउंट पे ही चेक से कर दो, लेकिन कैश 2,000 रुपये से ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर ओकेजन पे। ओके, उससे ज़्यादा दोगे तो बेकार जाएगा। अब डोनेशन जो करनी है उसको इनकम टैक्स ने 4 कैटेगरी में बांटा है। दान जो आप देने जा रहे हो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया उन डोनेशन को। तो देखना ये होगा कि आप जो डोनेशन कर रहे हो वो किस कैटेगरी का डोनेशन कर रहे हो। कैटेगरी A 100% डिडक्शन। कौन से फंड है? कुछ स्पेसिफिक फंड है विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना भी दान दे दो आपको क्या मिलेगी? 100% डिडक्शन मिलेगी। इस कैटेगरी में जो दान है उसकी क्या मिलेगी आपको? 100% कैटेगरी A वाले। कैटेगरी B वाले में जो दान है 50% डिडक्शन मिलेगी। इसमें जो स्पेसिफिक फंड हैं, स्पेसिफिक फंड या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी क्या है? विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट या लिमिट। बस ये है कि इसमें दान देने की लिमिट नहीं, कितना मर्जी दान दे सकते हो, पर मिलेगी डिडक्शन आदि। लाख रुपए दोगे तो 50,000 मिलेगी, 20,000 दोगे तो 10 मिलेगी, 5,000 दोगे तो 2,500 मिलेगी। पर दान के लिए कितना दान मैक्सिमम दे सकते हो, कोई रोक नहीं है। ऐसे फंड हैं, ऐसे स्पेशल, जिनमें डोनेशन जितना दोगे बिना परवाह कितने रुपए इनकम आपकी मत देखो, आप जितना डोनेशन दोगे आधी डिडक्शन। यहां जो कैटेगरी में नाम आ गए उसमें फुल डिडक्शन,
1 लाख दोगे, लाख रुपए की डिडक्शन। अब ये नाम कौन से हैं? पहले में कैटेगरी बी में 4 नाम है, जिसमें एक ही फैमिली के 3 नाम है। जवाहरलाल नेहरू 25 नंबर डाला हुआ है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। राजीव गांधी फाउंडेशन में दे दो, राजीव गांधी फाउंडेशन। एक ही परिवार के 3 लोग हैं। और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड। आजकल तो सूखे के केस कम ही देखने को मिलते हैं। फेमीन कह लो, ड्राउट कह लो, सूखा पड़ जाता है ना। अब तो फ्लड आए पड़े हैं, सूखा कहाँ, फ्लड आए पड़े हैं। कई जगह तो राजस्थान में भी क्या है, फ्लड आ जाता है आजकल। मतलब बारिशें हो रही हैं, या ये समझ लो नदियों का जाल बिछ गया है, तो अब सूखा कम पड़ता है। अभी 2-4 साल पहले महाराष्ट्र में सुना था सूखा पड़ गया था। वहाँ एक जगह थी लातूर के नाम से, वहाँ एक बूंद भी पानी की बारिश की नहीं आई, नदियों में भी पानी नहीं था, तो ट्रेन भर भर के पानी भेजा गया था। ये हालात थे सूखा। तो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हो तो सरकार ने एक फंड बना रखा है, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, सूखा राहत कोष। उसमें पैसा दे दो। जो पैसा आप दोगे ये कहाँ खर्चा जाएगा? जो लोग विक्टिम है ड्राउट के, उन पे खर्चा जाएगा। या राजीव गांधी फाउंडेशन में दे दो। ये फैमिली को नहीं जाता। कहीं आप सोचो जवाहरलाल नेहरू की फैमिली को जाएगा या इंदिरा गांधी राजीव गांधी की फैमिली को जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो उनके नाम से हैं। ये जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा है, ये नदियां, ये सड़कें सुड़कें बनाने पे लग जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, नाम है। ये आपको जी महात्मा गांधी फंड में दे दिया या ट्रस्ट में, नहीं है। महात्मा गांधी का इसमें कोई नाम ही नहीं है। इसलिए याद रखो, ये नाम आपने क्रैम करने हैं। अलग अलग पर्पज से फंड बने हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, और लास्ट है इसमें प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड। अगर आप इनमें से किसी नाम के अंडर अगेंस्ट कैश नहीं देना 2000 से ऊपर, वैसे जाएगा ही नहीं, ये लोग लेंगे नहीं कैश, ये तो आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करने पड़ते हैं इस तरह के फंड्स के अंदर। तो मान लो आपने 10,000 रुपये दिया, तो आपको सीधा डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? आपकी इनकम 80G सेक्शन में माफ हो जाएगी 5,000। 2 लाख रुपए दिया तो कितनी माफ हो जाएगी? 1 लाख। अगर आपको इन चारों में से किसी कैटेगरी में देना है तो 2 में दे दो, राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट, दोनों में मिला के 14,000 रुपये दे दिया तो कितनी डिडक्शन? 7,000। लेकिन कैटेगरी ए में जो नाम है ना, बहुत बड़ी लिस्ट है, इन नामों में से दे दिया तो आपको क्या मिलेगी? 100%। 1 लाख दोगे तो लाख रुपए की मिलेगी। अब आप में से कोई सोचेगा कि कोई मूर्ख है जो बी कैटेगरी में देगा? नहीं, अगले का मन इस कैटेगरी में दान देने का है तो डिडक्शन आदि क्यों ना मिले, वो इधर ही देगा। अगर आपको सूखे से जो विक्टिम लोग हैं, सूखा, भूखमरी मच गई है, बारिश नहीं, पानी नहीं पीने को, ऐसे लोगों की मदद पे लगाना चाहते हो तो आप इधर दोगे ना। आपको कोई कह दे यार बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगा दे, वो अच्छा है, क्यों? आपका मन ही सूखे वालों पे हेल्प करने का, तो आप इधर दोगे। समझे ना? ये तो दान देने वाले की इच्छा पे है, वो कौन से लोगों की मदद पे खर्च करना चाहता है। अगर वो इस कैटेगरी वाले में डोनेशन देगा तो आधी डिडक्शन, इस कैटेगरी वाले में देगा तो पूरी डिडक्शन। इस कैटेगरी में नाम कौन से हैं? 2 बार लिस्ट पढ़ लो, बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें पीएम केयर फंड भी था। अभी लोगों ने डाला था कोरोना में पैसा पिछले साल 2020 में, तो क्या पीएम केयर फंड में वो भी किस कैटेगरी में कवर था? इधर कैटेगरी ए में। तो ये लिस्ट नोट्स में पेज नंबर 21 ऑफ द चैप्टर पढ़ सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है इसमें, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये इसमें दिया गया जो दान है उसको सरकार ऐसी किसी एपेडेमिक फैलने पे या कोई फ्लड आ गया उन लोगों की मदद पे लगाती है, इसमें दान दे दो। आर्मीनिया अर्थक्वेक है, सुनते चलो, लिस्ट पढ़ते चलो। आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड है। आर्मीनिया देश में कभी अर्थक्वेक आया था, उन लोगों की मदद करना चाहते हो, पता नहीं बड़ा पुराना चल रहा है, पता नहीं वो फ्लड आके अर्थक्वेक आके चला भी गया, पर चलो आप उन लोगों की मदद आज भी करना चाहते हो तो इस फंड में पैसा डाल सकते हो। प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल सकते हो, महाराष्ट्र अर्थक्वेक रिलीफ फंड में पैसा डाल दो। आंध्र प्रदेश साइक्लोन रिलीफ फंड में डाल दो, आंध्र प्रदेश
साइक्लोन रिलीफ फंड में भी पैसा डाल सकते हो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में पैसा डाल सकते हो, नेशनल डिफेंस फंड का पैसा बॉर्डर की सिक्योरिटी में लगेगा वहां डाल सकते हो, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी जो आपस में दंगे फसाद रोकने पे काम करता है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, उनको दान दे सकते हो, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ये ब्लड बैंक की परमिशन देता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल उसको दान दे सकते हो, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड बना हुआ है जो बीमार लोग हैं उनकी मदद के लिए, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड उसमें दान देना चाहो तो उसमें भी दान दे सकते हो, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दान देना चाहो तो नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दान। अब आपने देखा कि हाँ भाई ओलंपिक में जा रहे हैं लोग, इतने मेडल जीते और जीते, अगर इन लोगों को हेल्प हो जाए तो आप नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दान दे दो, अपने आप ये पैसा सरकार कहाँ लगा देगी, खेलों पे लगा देगी। ठीक, नेशनल कल्चरल फंड में लगा दो, आपको लगता है कि इंडिया के कल्चर को और बढ़ावा मिले तो नेशनल कल्चरल फंड में पैसा डाल दो, सरकार कल्चर पे लगा देगी पैसा। ओके, फिर कहता है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेड, एक ना नेशनल ट्रस्ट बना हुआ है ऐसे लोगों के लिए जो मंदबुद्धि हैं, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिस्टिक, मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मेंटल रिटार्डेड लोग हैं उनके लिए। 13 नंबर देखो क्या है, ये कोई ट्रस्ट नहीं तो भी कैटेगरी ए में है, किसी भी यूनिवर्सिटी को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज को जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता हो उसे दान दे दिया तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ए में। जैसे आप डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखने वाली यूनिवर्सिटी हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में है, पुराना नाम बनारस था, आजकल काशी करने की तैयारी में है सरकार। चलो, ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखते हैं वो कैटेगरी ए में जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सरकारी कॉलेज है गुरुग्राम में सरकारी कॉलेज को डोनेट कर दिया 1 लाख रुपए, क्या वो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है? नहीं ना, लोकल लेवल का है सरकारी, तो भैया कैटेगरी डी में जाएगा। कैटेगरी डी आगे पढ़ूंगा, नेशनल लेवल पे होता तो कैटेगरी ए 1 लाख देते, लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती। लेकिन अगर वो नेशनल लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है पर इनकम टैक्स अप्रूव्ड या सरकारी है तो बेनिफिट तो मिलेगा पर कैटेगरी डी में मिलेगा, उसे कैटेगरी ए में गिना जाना सही नहीं है। नेक्स्ट, अफ्रीका के लोगों की मदद के लिए एक अफ्रीका फंड बना रखा है सरकार ने, उसमें डाल दो पैसा। जिला साक्षरता समिति जो पढ़ाने का काम करती है अनपढ़ लोगों को, उसको दान दे दो। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड बना हुआ है आर्मी के लोगों के लिए, उसमें, या नेवी का बेनिवलेंट फंड बना हुआ है उसमें, या एयरफोर्स का सेंट्रल वेलफेयर फंड है उसमें दान दे दो तो वो भी कैटेगरी ए में आएगा। फंड मेडिकल रिलीफ टू पुअर, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिकल रिलीफ टू पुअर, गरीब लोगों की मेडिकल हेल्प करने के लिए कोई फंड बना रखा है उसमें दान दे दो, वो भी कैटेगरी ए में आएगा। गुजरात में अर्थक्वेक आया था, बड़ा पुराना हो गया, 20-21 साल हो गए, 26 जनवरी 2000 में आया था, अब भी सरकार इमोशन से खेल रही है। भैया गुजरात के अर्थक्वेक को आए हुए 21 साल से ज़्यादा हो गए, अब भी अगर आपको जी गुजराती भाइयों की सहायता करनी है जो उस विक्टिम थे अर्थक्वेक के, कहाँ मिलेंगे वो विक्टिम? अब तो जमाना बीत गया 21 साल, अब भी सरकार ने वो फंड बना रखा है गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, उसमें दान दोगे तो कैटेगरी ए में आएगा। सरकार फंड बना देती है, बंद तो करती नहीं। अब ये कोरोना का पीएम केयर फंड है, सरकार बंद थोड़ी करेगी, 15 साल 20 साल चलता रहेगा, लोग भूल जाएंगे कोई कोरोना आया था, तब भी सरकार कहती कोरोना के लोगों की मदद के लिए पैसा दो पैसा दो पैसा दो। आप पैसा दिए जाओगे, सरकार लिए जाएगी, लगना कहाँ है? वो विक्टिम गुजरात अर्थक्वेक के मिलेंगे नहीं कहीं, वो तो संभल के बेचारे जो मरने थे मर गए। तो चलो, पर सरकार ने तो फंड आज भी बना रखा है। फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, टेक्नोलॉजी फंड, उसमें दे दो। नेशनल चिल्ड्रन फंड में दान दे दो, वो बच्चों की हेल्प में लगा देगी सरकार। ओके, डोनेशन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दे सकते हैं स्वच्छ भारत कोष में, याद रखना स्वच्छ भारत कोष में दान दे दो, ये दान साफ सफाई में काम आएगा। ये फॉरेन का आदमी भी दे सकता है और रेजिडेंट आदमी कोई भी दान दे सकता है। जहाँ पे फॉरेन वाला दान नहीं दे सकता वहाँ लिखा होगा
वरना सारे दान रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबको डिडक्शन देते हैं, और ये डिडक्शन सभी एसएससी के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल टू ऑल एसएससी। कोई भी एसएससी ये डिडक्शन ले सकता है दान वाली, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, नॉन रेजिडेंट चाहे रेजिडेंट, चाहे कंपनी, चाहे फर्म, चाहे एचयूएफ, सब ले सकते हैं ये डिडक्शन। तो फॉरेनर भी स्वच्छ भारत कोष में दे सकता है। ठीक, एक ना आप पढ़ेंगे कंपनी एक्ट में 135 सेक्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, CSR, उस पे खर्चा किया जाए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उसको 80G में नहीं गिना जाता। कंपनी को ना अपने प्रॉफिट का कुछ % हर साल खर्च करना पड़ता है समाज सेवा पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कंपनी वो खर्च करेगी, उस पे 80G नहीं है, ये कह रहा है स्वच्छ भारत कोष की ब्रैकेट में। नेक्स्ट, डोनेशन क्लीन गंगा फंड में दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा साफ, पर मैंने तो सुना था वो सुपर फ्लोप रहा। गंगा को साफ करने के लिए भारत सरकार ने क्लीन गंगा के नाम से मिनिस्ट्री बनाई थी। अगर किसी बच्चे को ध्यान हो, उमा भारती, सुश्री उमा भारती MP से हैं जो, उनको उसका मिनिस्टर बनाया था क्लीन गंगा के लिए, वो रिजाइन कर गई क्योंकि गंगा साफ हुई नहीं। लोगों से पैसा ले लिया क्लीन गंगा के नाम से, लगाते रहे पैसा, गंगा फिर नहीं साफ हुई। क्यों? गंगा में गंदगी बहाते थे सब लोग, सरकार के और पिछली सरकारों के बंदों की फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्री वाले गंदगी छोड़ते हैं अपनी फैक्ट्री की, पानी बहाते हैं गंगा में, गंगा गंदी होती है। अब उनसे कौन लड़े? तो वो हाथ जोड़ गई, क्लीन गंगा के नाम से प्रोजेक्ट चलाया था, नमामि गंगा के नाम से, सुपर फ्लॉप, कुछ नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि वो साफ ही नहीं हो पाई। लोगों से कौन लड़े? वो रिजाइन कर गई मिनिस्टर जो भारत सरकार ने बनाई थी। चलो, लेकिन आज भी अगर आपको लगता है कि सरकार को पैसा देना चाहिए, गंगा की साफ सफाई करवाएगी सरकार, दे दो, कैटेगरी A में आएगा। पर क्लीन गंगा में पैसे जो दान देने हैं, वो कह रहा है डोनेशन मेड बाय रेजिडेंट, इसको अंडरलाइन करना। क्लीन गंगा में दान कौन दे? रेजिडेंट। बात सही है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे इमोशन गंगा माँ, गंगा को माँ का दर्जा दिया है, तो उसमें जाते हैं, नहाते हैं, अपने पाप मोक्षदायिनी गंगा बोलते हैं। एक बहुत फेमस सिंगर हुए हैं विपिन हजारिका, असम से, एक्सपायर हो गया अब तो। विपिन हजारिका ने बहुत अच्छा गाना गाया था, हे गंगे बहती हो क्यों, तो हे गंगे बहती हो क्यों, तो उन्होंने कहा था भी इतना पाप, इतना बुरा हाल हिंदुस्तान में हुआ है कि तुम क्यों बहती हो इस देश में, तो उन्होंने इस तरह से एक सॉन्ग भी गाया था। तो गंगा को बड़े हजारों सालों से पूजा गया है, उसकी पूजा होती है, आज भी आरती होती है। तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि इतनी होली रिवर होने के बाद भी गंगा गंदी है, उसमें इतना गंदगी मिला दी जाती है। उत्तराखंड तक तो ठीक है, हरिद्वार तक, जैसे जैसे वो यूपी होके पटना जाती है और गंगा सागर में जाके वेस्ट बंगाल में मिलती है, गंगा सागर जगह लास्ट, जहाँ गंगा समंदर में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, उस जगह को कहते हैं गंगा सागर। वो तीर्थ है, वहाँ जाते हैं लोग नहाने, पर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें क्या है, बड़े केमिकल मिक्स हो जाते हैं, बड़ा बुरा हो जाता है, बहुत गंदी हो जाती है। अभी मैं 2 साल पहले कानपुर गया था, कानपुर के अंदर भी गंगा बहती थी, तो एक घाट था, एक भूल गया मैं, हाँ पनघट के नाम से ऐसा कुछ घाट था, पनघट, तो वहाँ घाट गया, ब्लैक पानी, बिल्कुल ब्लैक, गंगा का पानी ब्लैक, अंदर पैर रखने का मन ही ना करे, नहाएगा कौन उसमें, ब्लैक कलर का पानी, स्मेल आ रही है। बोलो, कानपुर तो ज़्यादा दूर नहीं है, हरिद्वार से होके गंगा निकलती है, तो इतने में इतना गंदा हो जाता है पानी, और बिहार जाते पटना तक तो पता ही नहीं क्या कुछ होता होगा, इतना गंदा हो जाता है पानी। तो बहुत कोशिश करके कि गंगा साफ नहीं हो पाई, गंदगी भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर होगी जिसकी इतनी पूजा होती है। चलो, तो क्लीन गंगा के नाम से सरकार ने फंड बना रखा है, आप उसमें दान दे दो तो कैटेगरी A में गिना जाएगा। पर ये दान कौन देगा? रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्लीन गंगा के नाम से दान देगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी सब में नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर दी फंड, अर्थक्वेक वाले। ये नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, भारत सरकार ने एक फंड बना रखा है ड्रग अब्यूज लोगों की हेल्प के लिए, नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज। उनके ऊपर पैसा लगेगा, उनके रिहेबिलिटेशन पे लगेगा अगर आप दान दोगे इस कैटेगरी में। पीएम केयर फंड में दे दो कोरोना विक्टिम के लिए, पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दे दो तो वो भी कैटेगरी A में आएगा। बहुत बड़ी लिस्ट है, 2 बार इस लिस्ट को पढ़ लेना है आपने, पहचान कर लेना है कि हाँ ये नाम कैटेगरी A में था, ठीक है ना। सीक्वेंस में याद करना कोई जरूरी नहीं, बस पहचान होनी चाहिए। कैटेगरी B के नाम कौन से हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन,
इंदिरा गांधी के नाम से ट्रस्ट है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड सूखे के लिए। इन 4 कैटेगरी को कैटेगरी बी में रखा जाएगा। 4 नामों को यहां दान दोगे आधी डिडक्शन, जो इसमें नाम आ गए उस पर पूरी डिडक्शन। कौन कौन से नाम थे? कई तो अर्थक्वेक थे, महाराष्ट्र का अर्थक्वेक है, आर्मीनिया का अर्थक्वेक है, गुजरात का अर्थक्वेक है, उनमें उनके लोगों की हेल्प के लिए सरकार ने फंड बना रखे हैं, वहां दान दोगे तो कैटेगरी ए। आंध्र प्रदेश का साइक्लोन है और अफ्रीका का फंड है, वहां दान दे दो। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसमें दान दे दो। ये इस तरह की प्रॉब्लम में ही काम आता है, जब फ्लड से लोग मारे गए, ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए, ट्रेन एक्सीडेंट में सरकार उनकी मदद में यूज़ करती है ये पैसा, यहाँ दे दो। बॉर्डर सिक्योरिटी पे नेशनल डिफेंस फंड में दे दो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल में दे दो, ब्लड बैंक कंडक्ट करता है। फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, वहाँ दे दो। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या आर्मी वेलफेयर फंड या आर्मी बेनिफिलेंट फंड है, नेवल बेनिफिलेंट फंड है, उसमें दान दे दो। ठीक, वहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दे दो, नेशनल कल्चरल फंड में दे दो, नेशनल टेक्नोलॉजी फंड में दान दे दो, पीएम केयर फंड में दे दो, स्वच्छ भारत कोष में दे दो, क्लीन गंगा फंड के नाम से फंड है वहाँ दे दो, पर वो रेजिडेंट के लिए मिलेगी। ठीक, ड्रग अब्यूज़ के लिए एक फंड है, नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज़, वहाँ दे दो। जिला साक्षरता समिति में दे दो। इन सब कैटेगरी में दान दोगे तो कैटेगरी ए में मिलेगी। और 13 नंबर था इसमें, सीक्वेंस 13 याद नहीं रखना, अपने नोट्स में 13 है। क्या अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी कानपुर को दे दो, IIM अहमदाबाद को दे दो, DU बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इनको दान दे दो, ये सब नेशनल लेवल के हैं, कैटेगरी ए में आ जाएगा। अगर नेशनल लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं तो कैटेगरी डी में। एक स्टूडेंट पूछता है सर ये पता कैसे लगेगा नेशनल लेवल का है कि नहीं? ये पेपर में बता देगा आपको, नेशनल लेवल का है तो, नहीं है तो कैटेगरी डी में कवर करेंगे। इस कैटेगरी में कोई नाम आ गया तो वो 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। रख लोगे याद, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सारा कुछ है। फ्लड डिफेंस फंड, इलनेस असिस्टेंट फंड, मेडिकल रिलीफ टू पुअर, स्टेट गवर्नमेंट का कोई फंड है। जो ऑटिस्टिक सेरेब्रल पैल्सी वाले लोग हैं वो भी इस कैटेगरी ए में आते हैं, उनके लिए सरकार का फंड है, उसमें दान दे सकते हो। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दान दे सकते हो, कैटेगरी ए। नाम पहचान लेना। अब मैं आपको कहूँ महात्मा गांधी मेमोरियल फंड में दिया, है ही नहीं नाम, कहीं नहीं। अब ये किसी इंस्टीट्यूट का नाम होने से क्या होता है, महात्मा गांधी भगत सिंह के नाम से वो नहीं, इनकम टैक्स की लिस्ट में है और भी में ना। हाँ, अगर वो भगत सिंह कॉलेज नेशनल लेवल पे या चलो लोकल लेवल का है पर इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है तो कैटेगरी डी में पड़ेंगे, यहाँ नहीं है ए और बी। समझ आया? जो ए कैटेगरी के नाम है, लाख दिया लाख की डिडक्शन, 10,000 दिया 10,000 की डिडक्शन, 100%, कोई लिमिट नहीं, दान कितना दे सकते हो, कितना मर्जी दिल खोल के दान दे दो, कोई लिमिट नहीं, 100%। और कैटेगरी बी वाले जो नाम है इसमें आधी, लिमिट नहीं, जितना मर्जी दान दे दो पर मिलेगी डिडक्शन कितनी, आधी। क्लियर? कैटेगरी ए और बी में किसी को डाउट तो बोलो। अब चलता हूं कैटेगरी सी और डी की तरफ। कैटेगरी सी और डी में क्या है? 100% डिडक्शन फॉर सर्टेन डोनेशंस बट विद क्वालिफाइंग अमाउंट, लिमिट के अंदर है, इसमें दान की एक लिमिट है। कैटेगरी डी में 50% डिडक्शन फॉर सर्टेन डोनेशन विद क्वालिफाइंग अमाउंट कह लो या लिमिट कह लो। देखो यहां लिमिट नहीं है और यहां पे क्या है, लिमिट है। इन दोनों में लिमिट नहीं थी, कितना मर्जी दान दे दो, सीधा ही 100%, इसमें आधा, इसमें 100 और 50 तो है पर दान देने की एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है मैं पढ़ूंगा, पर पहले आप देख लो इसमें कौन सा नाम है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को दान दे दिया, किस लिए दे दिया, फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए दान दे दो। देश में क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हुआ पड़ा है, बहुत जल्दी वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन में आ जाएगा इंडिया, चाइना के बाद। शायद जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडी तो अपनी सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को समझाने की जरूरत है, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है देश में। लोगों को समझाओ फैमिली क्या हो, लिमिटेड हो, क्योंकि
फैमिली जो है वो क्या होनी चाहिए, जस्ट अ मिनट, चलो क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, परिवार लिमिटेड रखो, उनको गाइडेंस की भी ज़रूरत है, उनको दवाइयों की भी ज़रूरत है ताकि फैमिली को लिमिटेड रख सकें। पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या परिवार बढ़ाते रहते हैं। सरकारों ने बड़े स्लोगन दिए हैं, बड़ा एड खर्च किया है। बहुत पुराने टाइम में उस 1980 के आस के दौर में हम सुना करते थे, पेरेंट्स बताया करते थे, सरकार का स्लोगन हुआ करता था उन दिनों में। सरकार उन दिनों में कहा करती थी, ये स्लोगन था सरकार का, 2 और 3 बच्चे होते हैं अच्छे। ये सरकार का बड़ा फेमस स्लोगन था, 2 और 3 बच्चे होते हैं अच्छे। ये स्लोगन दिया करती थी। भी 2-3 बहुत है, क्योंकि आपने सुना होगा पुराने टाइम में एक फैमिली में 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे भी होते थे, ऐसा पुराने टाइम में। लेकिन वो दौर चला गया। अब वो पता है कि फैमिलीज के खर्चे बहुत होते हैं, इतने बड़े परिवार को मैनेज करना मुश्किल है, तो सरकार कहती थी 2 और 3 बच्चे होते हैं अच्छे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 साल 1990 के आसपास स्लोगन आने लगा, हम 2 हमारे 2, ये स्लोगन आने लगा। फिर धीरे धीरे 2010 के आसपास आने लगा, एक ही काफ़ी और से माफ़ी, एक ही काफ़ी और से माफ़ी, ये आने लगा। अब देखो अब क्या स्लोगन आता है, भी बच्चे की जरूरत ही नहीं, शायद ऐसा स्लोगन आ जाए। तो सरकारों ने बड़े इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की है कि फैमिलीज क्या होनी चाहिए, लिमिटेड। सरकारों की ये कोशिश रही है। तो चलो आप फैमिली प्लानिंग के लिए किसी, जैसे कि मान लो एम्स को दे दो, रामनगर लोहिया हॉस्पिटल को दे दो, सीएमसी डीएमसी लुधियाना को दे दो, पीजीआई चंडीगढ़ को दे दो, ये अप्रूव्ड है इनकम टैक्स से, बड़े हॉस्पिटल हैं, ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। या लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपलिटी को दे दो, वो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चला रही है। तो ये सब जो दान है कैटेगरी किस में कवर है, सी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, ये सारे किस कैटेगरी में कवर हो जाते हैं, कैटेगरी सी में कवर हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि ये दान इस कैटेगरी में दे दोगे तो आपको क्या है, कैटेगरी सी में कवर कर दिया जाएगा। लेकिन आपने इनमें से किसी को देना है, ऐसी किसी को उठा के दे दिया फैमिली प्लानिंग के लिए, वो नहीं। दूसरा, अगर बाय इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी दान दे दे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, ओलंपिक एसोसिएशन को, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो वो किस कैटेगरी में कवर हो जाएगा, सी में। पर ये दान आम आदमी के लिए नहीं है। ओलंपिक एसोसिएशन को दान कौन दे सकता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या कोई और एसोसिएशन जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई स्पोर्ट्स के लिए, जैसे बीसीसीआई वगैरह। लेकिन उसे दान कौन देगा, कंपनी। कोई इंडिविजुअल एचएफ देगा तो नहीं मिलेगी। बस कैटेगरी सी में तो मेन दान फैमिली प्लानिंग का है। लेकिन अगर मैं कह दूं आपने डोनेशन टू, किसको दी, डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को दान दी फॉर एनी पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, अदर देन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के अलावा किसी काम के लिए दान दिया तो कैटेगरी डी। ध्यान देना, फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो कैटेगरी सी। लेकिन इनमें से किसी लोग को, जैसे सरकारी कॉलेज में दान दे दिया, सरकारी तो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट का तो है ना, क्या वो नेशनल लेवल पे है कॉलेज, नेशनल लेवल का होता तो किस में आ जाता, ए में, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स टाइप, वो कैटेगरी ए में आ जाता। लेकिन मैं कहता हूं लोकल कॉलेज है जिसका नाम है नेशनल कॉलेज, वो लोकल लेवल पे है सरकारी, तो सरकार को दान फैमिली प्लानिंग के लिए देते तो सी में, फैमिली प्लानिंग नहीं एजुकेशन के लिए है तो कैटेगरी डी। ऐसी कोई आपने लोकल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को दे दिया, किस लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए दिया, फिर तो इधर आ जाएगा। फैमिली प्लानिंग नहीं, वैसे ही दे दिया कि चलो ठीक है खर्च देना, तो किधर आ जाएगा, इधर कवर हो जाएगा। देखने की जरूरत है दान किस काम के लिए दिया। स्पेशल फैमिली प्लानिंग वर्ड है तो इधर
किसी और काम के लिए, मान लो म्यूनसिपलिटी क्या है, शहर में डेंगू को भगाने के लिए एक अभियान चला रही है प्रोग्राम, आपने लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपलिटी को दान दे दिया कि डेंगू से बचाने के लिए मेरा भी कंट्रीब्यूशन ले लो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा दान? कैटेगरी डी। फैमिली प्लानिंग के लिए दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनसिपलिटी उसको, या कोई अप्रूव्ड कॉलेज, धर्मशाला, कोई संस्था है जो किसी वेलफेयर का काम करती है, तो कैटेगरी डी। अब आपको जी कौन सी संस्था जो इनकम टैक्स से अप्रूव हो, एक मान लो लोकल एक स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल, जिसका काम क्या है, गरीब बच्चों को पढ़ाना लोकल लेवल पे, उसने इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूवल ले रखी है समाज सेवा की कि हमें दान देने वाले को 80G की डिडक्शन मिले, तो इनकम टैक्स से अगर अप्रूव्ड है तो उस संस्था को दिया गया दान कैटेगरी डी में आ जाएगा। एक धर्मशाला है, धर्मशाला है जो मुसाफिर को रहने की जगह देती है, गरीब लोग रुकते हैं, वो धर्मशाला माता वैष्णो देवी मंदिर के पास बनी हुई है उधर जम्मू में, वो धर्मशाला समाज सेवा करती है। उन्होंने कमिश्नर के पास फाइल लगाई कि हमें 80G की अप्रूवल दे दो, हमारी धर्मशाला को कोई दान देगा तो उसे 80G की डिडक्शन मिलेगी। इनकम टैक्स ने अप्रूवल दे दी, अब उस धर्मशाला को कोई दान देगा तो किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी डी। तो कोई भी अप्रूव्ड संस्था किसी भी पर्पस का काम करती है, अगर इनकम टैक्स उसे अप्रूवल दे दे तो कैटेगरी डी। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारे मंदिर, कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल टाइप गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई मॉस्क, इनको दिया गया दान अगर ये अप्रूव्ड है तो ये भी कैटेगरी डी में आएगा। ताजमहल, आप ताजमहल के या और कोई अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो इनकम टैक्स की लिस्ट में है उनको दान दे दोगे तो वो भी कैटेगरी डी में आएगा। एक कोई SC BC लोगों के वेलफेयर के लिए कोई सरकार ने संस्था बना रखी है, उसको दान दोगे तो वो भी क्या है? वेलफेयर पर्पस, वो भी कैटेगरी डी में आएगा। तो दान जो है ज़्यादातर कैटेगरी डी में कवर्ड हैं। जो फंड है सरकार के वो तो ए और बी में है, ये फंड नहीं है, अदर डोनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट को दान फैमिली प्लानिंग के लिए तो कैटेगरी सी। कोई क्लब वगैरह है जो फैमिली प्लानिंग का अभियान चला रहा है वो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है तो कैटेगरी सी। वो कोई और प्रोग्राम चला रहा है फैमिली प्लानिंग के अलावा बट इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है उनका प्रोग्राम तो कैटेगरी डी। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है कैटेगरी डी। आपने देखा एक मंदिर है बालाजी का, वहाँ दान दे आए, उसकी कोई डिडक्शन नहीं। अगर वो मंदिर किससे पूछो कि आप 80G में अप्रूव्ड हो, अगर वो अप्रूव्ड है तो वहाँ देना, फिर मिलेगी 80G। कई मंदिरों में लिखा भी होता है ये मंदिर 80G में अप्रूव्ड है। सिद्धि विनायक मंदिर, अपने लोकल में भी बालाजी सालासर मंदिर अप्रूव्ड है तो कैटेगरी डी में जाएगा। अगर अप्रूव्ड नहीं तो कैटेगरी डी में नहीं आएगा। ठीक, मोहल्ले में लोकल स्कूल है छोटा सा, उसको दान दे दिया, वो कहीं नहीं आएगा क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड होता तो ही आएगा कैटेगरी डी में। ऐसे ही किसी प्राइवेट स्कूल में तो आप झूठी पर्चियां कटवा लेंगे। ऐसे तो ये देखते हैं कि वाकई ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं कि नहीं, कमिश्नर तो अप्रूवल देता है। अब कई बार अप्रूवल कैंसिल भी कर देता है ऐसे लोगों की। मान लो मंदिर वाले झूठी पर्चियां दे रहे हैं 80G की डिडक्शन लेने के लिए, वो आपसे क्या है पैसे थोड़े बहुत लेते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये दिए, मंदिर वालों ने आपको 50,000 के दान की पर्ची बना दी ताकि आपको 80G की डिडक्शन मिल जाए 50%। तो मंदिर वाले सोचते हैं अपने को क्या 10,000 रुपये आ गया, तो ये तो ब्लैक मनी वाइट हो रही है आपको फ़ायदा हो रहा है इनकम टैक्स में। तो मंदिर वाले बीच में थोड़े लेके पर्ची ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये तो इनकम टैक्स का नुकसान हो जाएगा। इससे तो इनकम टैक्स के बात नॉलेज में ऐसी बातें आए तो इनकम टैक्स क्या करता है, उनकी अप्रूवल कैंसिल कर देता है। फ्यूचर में दिए गए दान पे उन मंदिरों को डिडक्शन नहीं मिलेगी। उस धर्मशाला, उस कॉलेज जो ऐसी पर्चियां दे रहा है उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन जो ऑलरेडी जब तक अप्रूवल कैंसिल नहीं हुई जो दान दे चुके हैं उस पर मिलेगी डिडक्शन। ये चीज़ क्लियर। तो कैटेगरी डी समझ आया क्या है कैटेगरी डी? तो बता रहा है कैटेगरी सी में फैमिली प्लानिंग के लिए, अदरवाइज किसी काम के लिए तो कैटेगरी डी। डोनेशन दी SC BC OBC लोगों के हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए, उनका इंटरेस्ट माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दान है वो भी कैटेगरी डी में आएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ताजमहल जैसे जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हैं उनके लिए दान देते हो तो कैटेगरी डी में आएगा। उसके अलावा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको दान देते हो, कोई स्कूल कॉलेज को दान जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है, नेशनल लेवल का है तो ए कैटेगरी में ले जाओ, नेशनल लेवल का नहीं तो कैटेगरी डी में ले आओ।
कोई स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल को दान फैमिली प्लानिंग के लिए इधर, नहीं तो इधर, सब कैटेगरी डी में पढ़ते हो। यानी कैटेगरी डी बहुत बड़ी है। कोई ट्रस्ट है, लोगों को क्या है, किसी भी तरह की हेल्प करता है, खाना पीना खिलाता है गरीबों को, वो भी इनकम टैक्स से अगर अप्रूव्ड है तो कैटेगरी डी में आएगा वो दान। तो कैटेगरी ए बी सी डी क्या है, पहले तो ये समझ लो, फिर आगे का पार्ट समझ आएगा एटीजी का। पहले आपको कैटेगरी ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये समझ आना जरूरी है। समझ आया? याद रखना, दान 2000 से ऊपर देना है तो कैश नहीं देना कहीं भी, आपको चेक देना है, आरटीजीएस, नेफ्ट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से यूपीआई वगैरह करो, लेकिन कैश नहीं। पहले दिमाग में सेट कर लो, 4 तरह के दान है। 2 दान ऐसे हैं जिस पे कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी दिल खोल के दान दो। कैटेगरी ए वाले आगे 100%, बी वाले आधा मिलेगी। 1 लाख दोगे 50,000, 10,000 दोगे 5,000, इसमें 10,000 दोगे 10,000, 1 लाख दोगे 1 लाख, ये वाले नाम हैं। 4 एक परिवार के 3 लोग हैं, उसमें 4 में से राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। एक है उसमें प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, सूखा राहत कोष, ये कैटेगरी डी में जाएगा। इसमें बहुत बड़ी नामों की लिस्ट है कैटेगरी ए। सी डी में लिमिटेड दान है, बहुत ज़्यादा दान नहीं दे पाओगे, इसमें एक लिमिट है, पर ये दान कौन से हैं मैंने बता दिया। अब वो लिमिट क्या है वो बताने जा रहा हूँ। तो एटीजी सोल्व होगी क्या, ये कहता है एक एडजस्टेड जीटीआई नाम की चीज निकालो। एडजस्टेड जीटीआई, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 111A का लॉन्ग टर्म कोई भी हो, एनी लॉन्ग टर्म, चाहे नॉर्मल वाला चाहे 112A, कम कर दो। 111A शॉर्ट टर्म अगर ग्रोस टोटल इनकम में जुड़ा है निकाल दो, माइनस ऑल अदर डिडक्शन, ऑल अदर डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी। एटीजी को छोड़ के कोई और डिडक्शन है सारी कम कर दो। एक नई चीज निकालनी है, एडजस्टेड जीटीआई। कैसे? 5 हेड का टोटल जीटीआई में अगर जुड़ा है कोई 111A शॉर्ट टर्म जिसपे 15% फ्लैट लगता है एसटीटी पेड वाला, या लॉन्ग टर्म 112A एसटीटी पेड वाला, या सिंपल वाला लॉन्ग टर्म, कम कर दो। कम कर दो सारी डिडक्शन 80C से लेके 80U तक की। कौन सी छोड़ दो? एटीजी। 80C है तो कम कर लो, सीसीई की सीलिंग कम कर लो, एटीडी मेडिकल कम कर लो, हैंडीकैप वाली कम कर लो, टीटीए टीटीबी है टी इंटरेस्ट की वो कम कर लो, 80U कर लो, जो भी है कम कर लो 80G छोड़ के। 80G की कोई भी रुपया नहीं कम करना, ना कैटेगरी ए बी वाला कम करना, कोई नहीं कम करना। ए बी वाले दान है वो भी नहीं कम करने, 80G छोड़ दो पूरी, बाकी डिडक्शन कम कर लो। तो क्या आ जाएगी? एडजस्टेड जीटीआई। अब सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के जो भी डोनेशन है ना, इनका टोटल 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लेस, ये क्वालिफाइंग अमाउंट है। क्या करना है? क्वालिफाइंग अमाउंट या लिमिट कैसे आएगी दान की, जो मैं लिमिट बता रहा था, दान की जो लिमिट है या क्वालिफाइंग अमाउंट है, कैटेगरी सी और डी के दान जोड़ लो पहले। अभी आधा नहीं करना, 50 या 100 ना, पहले पूरे डोनेशन लिख लो कैटेगरी सी और डी वाले, उनका जो टोटल आएगा सी और डी के दानों का, ये दान 10% एडजस्टेड जीटीआई से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब इनकम टैक्स मानता है कि यार तुम झूठ कह रहे हो यार, सी और डी कैटेगरी के दान 10% से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे? बंदा लाख कमाए तो कितना दान दे देगा? सारी इनकम दान ही दे देगा क्या? इनकम टैक्स को लगता है शायद आप सही नहीं कह रहे, इसलिए इनकम टैक्स कहता है अगर सही कह भी रहे हो हम नहीं मानते, हम तो आपकी एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज़्यादा दान क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितने अमाउंट पे मिलेगी? 10% अमाउंट पे। सोचना, मैं कह रहा हूँ सी कैटेगरी वाले जो दान है, ये वाले सी कैटेगरी वाले जो दान है वो 1 लाख रुपए के हैं। मैं कह रहा हूँ डी कैटेगरी वाले जो दान है, कैटेगरी डी वाले, वो 80,000 है। तो सी और डी कैटेगरी का दान कितना हो गया? 1 लाख, और ये कितना हो गया? 80। तो ये कितना आ गया? 1,80,000, या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। मान लो मैं कह दूं कि आपकी एडजस्टेड जीटीआई जो है वो 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख का 10% कितना बनता है? 1.5 लाख, या 1,80, दोनों में से कम क्या है? 1.5 लाख। तो आपका क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ गया? 1.5। तो आपको कैटेगरी सी प्लस डी में क्वालिफाइंग अमाउंट कितना? 1.5 लाख पे डिडक्शन देनी है, जबकि आपका दान तो कितना है? 1 लाख कैटेगरी सी के अंदर फैमिली प्लानिंग वाला या ओलंपिक वाला कंपनी को, या कैटेगरी डी, दोनों जोड़ के 1,80 बनता है, पर 30,000 का डोनेशन आपका बेकार गया।
आपको डिडक्शन तो 1.5 पे मिलेगी। कैटेगरी सी वाला पहले गिन लो, आपका ही फायदा है। लाख रुपए दान है, इस पे 100% दे दो, 100% वाला दान है, कितनी मिल जाएगी? 1 लाख। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कितनी मिल गई? 1 लाख। बाकी बैलेंसिंग फिगर कौन सा दान बच गया? कैटेगरी डी। ये बैलेंसिंग फिगर 50,000 बच गया, इस पे 50% दे दो, कितनी? 25। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी कैटेगरी सी डी की? 1,25। ऐसे थोड़ा सा डोनेशन बेकार गया आपका, क्योंकि डिपार्टमेंट मानता है भैया ये दान 10% से ज़्यादा नहीं दे सकता कोई, दिए हैं तो हम नहीं देते डिडक्शन। लेकिन कैटेगरी ए बी मैंने लिखे ही नहीं, उस पर कोई सीलिंग नहीं, वो कितने मर्जी हो सीधा आंखें बंद करके डोनेशन दे दो, डिडक्शन ले लो। कैटेगरी ए वाले नामों में 100%, बी वालों में आधी। पर सी डी में तो चक्कर है, 100 और 50 के अलावा पंगा एक और है। पर इन दोनों दानों का टोटल डोनेशन का 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो बाकी का डोनेशन बेकार चला जाएगा। पहले सी कैटेगरी वाला गिनो, फिर कैटेगरी डी वाला गिनो। मान लो मैं एडजस्टेड जीटीआई आपकी 22 लाख कर देता, तो 22 लाख का 10% कितना दान दे सकते थे आप? 22 लाख का 10% आप 2,20,000 या 1,80, दोनों में से कम क्या है? 1,80। तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर जाता? क्वालिफाई। तो आप कैसे देते डिडक्शन? 1 लाख पे 100%, 80 पे 50%, कितना? 40,000। तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी आपको? 1,40,000। ऐसे बोलो, कोई भी डाउट? किसी को प्रॉब्लम? 1 लाख का 100% 1 लाख, 80,000 का 50% 40,000, टोटल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 1,40,000। ऐसे लिमिट में दिया आपने दान, 2,20 से ज़्यादा दान नहीं दे सकते। आपका सीओडी का टोटल 1,80 है, तो पूरा क्वालिफाई कर गया, पूरे पे डिडक्शन ले लो आप। समझ आया? बोलो कोई डाउट? थोड़ा और देखो, चेंज करता हूं। मैं कह रहा हूं आपकी इनकम ही सारी कितनी है? आपकी सारी इनकम ही 6 लाख है। 6 लाख रुपए एडजस्टेड जीटीआई का 10% कितना बनता है? सिर्फ ही 60,000 बनता है। और आपने दान दे रहा है 1,80। डिपार्टमेंट कहता है गलत, हम नहीं मानते। 6 लाख कमाने वाला 60,000 से ऊपर दान हम नहीं मानते। वो कहता है सबूत दे देता हूं, नहीं मानते हम तो तेरे को 60,000 विच आर लेस 60, हम तो डिडक्शन किस पे देंगे तेरे को? 60,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट क्वालिफाई नहीं करेगा। तो भैया ये तो बड़ा नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि 60,000 रुपये क्वालिफाई कर गया और ये कैटेगरी सी में ही पूरा हो गया, जिस पे 100% कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 60,000। आपको 60,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। 6 लाख का 10% क्वालिफाई करेगा 60,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। दान आपने ज़्यादा दिया, इतना नहीं। और प्रैक्टिकल सही भी है, इतना दान कहाँ से दे देगा? 6 लाख एडजस्टेड इनकम कमाने वाला भैया सारा ही काम दान में लुटा देगा पक्का। इसने झूठी जाठी पर्चियाँ ना ले ली हों कहीं, इसलिए झूठी पर्चियाँ ले भी लो, बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको 10% एडजस्टेड जीटीआई से ज़्यादा दान बेकार जाने वाला है। इसलिए कैटेगरी डी में कई लोग ना ऐसे मंदिर, ऐसे स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला ढूंढ लेते हैं जो इनकम टैक्स में 80G में अप्रूव्ड हो। उनको थोड़े से पैसे दे के लालच, उनसे बड़े दान का पर्ची ले लेते हैं, चेक दे के कैश ले लेते हैं। मान लो ऐसे कोई धर्मशाला है जो 80G में अप्रूव्ड है, या कोई कॉलेज है जो 80G में अप्रूव्ड है, लोकल लेवल का है, नेशनल का नहीं। उसको लाख रुपये दिया चेक से, उससे मान लो 95,000 ले आया, उनको 5,000 रुपये बच गया। आपको जी कॉलेज वाले 5,000 के लिए इतना बड़ा रिस्क, 1 लाख रुपए लिया, ये कह रहे हैं। एक्चुअल में गेम है, आप समझो। कॉलेज वाले तो फ्री में भी तैयार हैं बड़े। उन्होंने मान लो किसी पॉलिटिशियन का कॉलेज है, वो किसी ट्रस्ट के अंडर चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, चल तो अपने आसपास बहुत रहे हैं ऐसे पॉलिटिशियंस के हैं, नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो पॉलिटिशियन के पास ब्लैक का बड़ा माल है। या आप देखो ये पॉलिटिशियन क्यों खोलते हैं ये धर्मशाला, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, आदों का तो पर्पज यही है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का। वो चैरिटेबल के नाम से खोल लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ट्रस्ट में ट्रस्टी खुद बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सिफारिशें लगा के इनकम टैक्स से क्या ले लेते हैं, कमिश्नर से 80G की अप्रूवल। अब काम शुरू होता है क्या,
आपको कहते हैं भैया तेरे से कोई कमीशन नहीं लेते, तू लाख रुपए का चेक और कैश ले जा लाख रुपए। आप बड़े खुश कि मेरा कुछ नहीं लगेगा, लाख रुपए चेक दे के आऊंगा और लाख रुपए कैश ले आऊंगा। उनको क्या फायदा, कॉलेज वालों को? उनकी मनी वाइट हो रही है, वो दिखा रहे हैं हमें पैसा वाइट का आ रहा है, जबकि वो क्या है, वो तो पैसे तो अपने ब्लैक के वाइट हो रहे हैं। उन्होंने आपको कैश लाख रुपए दे दिया ब्लैक वाला, और उनको दिखाने को हो गया ये देखो जी इस बंदे से डोनेशन आई है वाइट मनी। उनकी मनी वाइट हो रही है, ब्लैक का पैसा वाइट हो रहा है, ट्रस्ट के पास इकट्ठा हो रहा है वाइट मनी। और आपको क्या पड़ता है लाख रुपए ब्लैक मनी से, क्या फर्क पड़ता है, इधर उधर खर्च देंगे आप। आपको उस झूठी पर्ची लाख रुपए के बेस पे टीजी की डिडक्शन मिल जाएगी। इसलिए इस कैटेगरी में ये भरा पड़ा है झूठ का ड्रामा सारा, इसमें बेनिफिट उठाते हैं झूठे दानों का। इसीलिए इनकम टैक्स ने इसकी सीलिंग बना दी कि भैया 10% से ज़्यादा सी और डी में दान बेकार है। 10% क्वालिफाइंग लिमिट है, लिमिट के अंदर दान दो, उससे ज़्यादा दिया हम तो डिडक्शन उतने पे देंगे। तो इस तरह से ये डिडक्शन मिलती है। बोलो इसमें कोई डाउट? एटीजी में क्वालिफाइंग अमाउंट, एडजस्टेड जीटीआई, इनमें कोई डाउट? एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग लिखा है लॉन्ग टर्म या 111 है शॉर्ट टर्म, ऑल अदर डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी। और वो भी इनकम निकाल फेंकना जो एग्जाम्प्ट है। वैसे तो एग्जाम्प्ट इनकम जीटीआई में जुड़ती नहीं, जैसे मान लो पार्टनरशिप से इनकम आई वो जीटीआई में जोड़ना ही नहीं, किसी ने जोड़ लिया तो वो कम कर लो क्योंकि वो तो माफी है, ठीक है ना। तो जीटीआई में जो एग्जाम्प्ट इनकम है मत जोड़ो, जोड़ी है तो लेस कर दो। एडजस्टेड जीटीआई आएगी उसका 10% करना है आपने, इससे ज़्यादा डोनेशन दोगे तो वो क्या है, बेकार चली जाएगी। पहले कैटेगरी सी में ले लो 100%, बैलेंसिंग फिगर कैटेगरी डी। इसमें तो दान 6 लाख एडजस्टेड अमाउंट 6 लाख था, उसका 10% 60,000 रुपये लिमिट है, आपने दान दे रखा है 180, तो 60,000 तो कैटेगरी सी में ही पूरा हो गया, उसकी 60,000 डिडक्शन मिल गई, बस छुट्टी, बाकी दान बेकार। ऐसे बोलो कोई डाउट? ऐसे किसी समाज सेवक को दे दिया आपने दान, राजू को दे दिया, आपको लगता है राजू बढ़िया समाज सेवा करता है, ऐसे डिडक्शन नहीं मिलती। राजू को देने से आपको डिडक्शन लेनी है तो किसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दो, राजू को नहीं, समझे, ऐसे संस्था को दो और वो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हो। वहाँ ऐसी दान तो झूठे बांटते दिखा दोगे। कोई स्कूल, कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या इनकम टैक्स से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो तो कैटेगरी डी में आ जाएगा। ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का हुआ तो ए में आ जाएगा, नेशनल लेवल का नहीं हुआ बट इनकम टैक्स से अप्रूव्ड कॉलेज स्कूल है तो डी कैटेगरी में आ जाएगा। मोहल्ले का स्कूल है, इनकम टैक्स से अप्रूव्ड ही नहीं तो कहीं नहीं आएगा। ऐसी किसी मंदिर को दे दिया जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड नहीं, कहीं नहीं आएगा दान। किसी समाज सेवक को दे दिया, कहीं भी नहीं। और दान याद रखना, कैश, चेक, आरटीजीएस देना है, काइंड का दान नहीं आएगा कहीं भी। डोनेशन इन काइंड बेकार है, डोनेशन इन काइंड बेकार है। आप किसी गरीब को बुक्स दे आए, बेकार। आप किसी स्कूल, सरकारी स्कूल में किताबें बांट आए, कपड़े बांट आए, खाना बांट आए, बेकार। डोनेशन काइंड में नहीं चलेगी। डोनेशन देनी है तो कैसे दो? कैश, चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, वॉलेट, यूपीआई से दो। कैश की लिमिट है 2,000 से ज़्यादा नहीं देनी, बाकी चीज़ों चेक से, ड्राफ्ट से कितना मर्जी दान दे सकते हो। काइंड में दान दिया, बेकार। कपड़े, किताबें, खाना बांटा, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती, याद रखना। डोनेशन देनी है तो आप सिस्टम से दो, काइंड में ना दो। तो नीचे इसमें बॉक्स में लिखा है आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कल को आप डिडक्शन क्लेम कर लो, ऑफिसर का ला भैया टीजी का सबूत ला, तूने कहां दान दिया है, तो आपके पास सबूत होना चाहिए दान देने का, कहां दान दिया है, वो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और यहां कह रहे हैं अगर डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर खेती वगैरह की इनकम में से दान दे दिया, बताया ना ये पहले कई जगह है, 80D में भी है, 80CCC में भी है, ठीक है, 80DD में। वो कह रहा है जी दान जो देना, DDB में बात करता था, एग्रीकल्चर या एग्जाम्प्ट इनकम से नहीं, टैक्सेबल इनकम से दान देना है, डिडक्शन तो मिलेगी। क्लियर? CSR का पैसा खर्चा उस पर कंपनियों को खर्चना पड़ता है, सेक्शन 135 कंपनी एक्ट, वो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। किसी ट्रस्ट को दे दिया दान, वो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हो तो डिडक्शन मिलती है, ऐसे नहीं। क्लियर? ये चीज है। पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मान लो एक धर्मशाला है जिसमें लिखा है ओनली शर्माज आर अलाउड,
ऐसी किसी धर्मशाला को इनकम टैक्स कमिश्नर परमिशन नहीं देता एटीजी की जो पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से रिलेटेड हो, बल्कि वो सबके लिए है, तो समाज सेवा के लिए वही मानी जाती है। और उस इंस्टीट्यूट की बुक्स भी बने प्रॉपर, कमिश्नर चेक कर सकता है, क्योंकि गड़बड़ घोटाला है ना झूठी पर्चियां देने का। उनकी प्रॉपर बुक्स बने, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ना हो, ठीक है, जो पर्पज़ के लिए बना वहीं पैसा खर्चें चैरिटी में, तो उनको एटीजी का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, और ये जब तक कैंसिल ना हो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। अब क्या होता है कि कल को खबरें आई कि झूठे ये दान की पर्चियां दे रहे हैं, तो आपकी अप्रूवल रद्द भी की जा सकती है, और रद्द होने के बाद आपको दिए गए दान पे किसी को एटीजी नहीं मिलेगी, तब तक जो दान दे रही है उस पर मिलेगी कैंसिलेशन से पहले। क्लियर ये चीज़ है। सब्सिक्वेंट उसकी अप्रूवल कैंसिल हो जाने से असेसी को फर्क नहीं पड़ता, आप दान देंगे उसके बाद नहीं फर्क पड़ता। चलो मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं, उससे समझोगे ये डिडक्शन कैसे मिलती है, क्वेश्चंस के बिना नहीं। और याद रखना 115 बीएससी ऑप्ट करने वाले बंदे को कोई डिडक्शन नहीं मिलती 80C से यू तक की, बस उसको तो थोड़ी बहुत सीसीडी या AA मिल सकती है, कंपनी को 80M बस, बाकी सब डिडक्शन नहीं मिलती। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, थोड़ा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ये सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। क्या मिस्टर विशु मित्तल की जीटीआई 70 लाख है जिसमें एओपी की इनकम है, तो आप इसकी जीटीआई 70 मानो ही ना, 20 लाख तो एओपी की इनकम है, सही मायने में विशु की इनकम क्या है 50 लाख ही मानो, ठीक है, माफ वाली छोड़ दी। इसने बड़ी जगह चेक से दान दिए, काफी सारे दान चेक से। तो आप मुझे बताओ पहले तो डोनेशन की कैटेगरी बनाओ, ए वाले कितने, बी वाले कितने, सी वाले कितने, डी वाले कितने, डोनेशन की कैटेगरी बनाओ। प्राइम मिनिस्टर लीव फंड में, पीएम केयर फंड में दिया 125, कैटेगरी ए में आ जाएगा। नेशनल डिफेंस फंड में दिया 150, वो भी कैटेगरी ए में था। म्युनिसिपैलिटी को दिया, लोकल अथॉरिटी, क्या फैमिली प्लानिंग के लिए दिया लिखा है, अगर फैमिली प्लानिंग के लिए दिया होता तो सी में आता, ये फैमिली प्लानिंग वर्ड नहीं लिखा तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी डी में आएगा। ओके, दिया तो म्युनिसिपैलिटी को है, फैमिली प्लानिंग लिखता तो सी में, अगर कोई और पर्पज है तो कैटेगरी डी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी अप्रूव्ड संस्था को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो सी में, अगर कोई और पर्पज के लिए दिया तो डी में। अब पर्पज नहीं लिखा, डी में गिन रहा हूँ, ठीक। सीएमसी लुधियाना बढ़िया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, दयानंद मेडिकल कॉलेज है, अप्रूव्ड है, अंडरस्टूड है, आप वर्किंग नोट लगा सकते हो ज्यूम करके कि नेशनल वो ये इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, तो ये फेमस है इधर के एरिया में, सीएमसी, डीएमसी, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, इस तरह से, तो ये और आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ये सब अप्रूव्ड है। तो किस कैटेगरी में जाएगा, सी, फैमिली प्लानिंग के लिए दिया है। नीचे नोट दे देना कि इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। चलो, सूरज मेहता समाज सेवक को दिया, नहीं मिलेगी भैया, ऐसे किसी को बांटोगे तो उसकी डिडक्शन ही। राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया 40,000, कैटेगरी बी में आ जाएगा। आगे पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दिया 2.5 लाख रुपए, ये कैटेगरी बी में आ जाएगा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, क्या ये इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड होगा तो कैटेगरी डी में भर देंगे, अप्रूव्ड संस्था सारी डी में जाती हैं, ए बी में तो महात्मा गांधी का नाम ही नहीं था। लेकिन ये अनअप्रूव्ड है, कहीं नहीं आएगा, छोड़ दो। मंदिर को दिया जो पब्लिक वर्शिप के लिए, पूजा पाठ के लिए, कह रहा है नोटिफाइड है, यानी इनकम टैक्स से अप्रूव्ड मंदिर है, तो कहाँ आएगा, कैटेगरी डी में आएगा। क्लीन गंगा फंड में दे दिया 70,000 रुपये, कैटेगरी ए में आएगा। स्वच्छ भारत कोष में दे दिया 30,000, ये भी कैटेगरी ए में आएगा। तो आप टोटल करो इसका 290, ये 170, इसका टोटल करोगे तो 5,25,000। पहले तो आप सारे डोनेशंस का टोटल कर लो। यहाँ पे 80G की डिडक्शन देनी है आपने अंडर सेक्शन 80G। पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई और डिडक्शन है, नहीं दिख रही कोई और डिडक्शन, तो बस 80G दे दो। कैसे, पहले तो कैटेगरी ए वाले दान कितने हैं सारे जोड़ो, 1,25, 1,50, 70,000 और 30,000, ये सारे दान है 3,75,000 रुपए के। 3,75 पे आप पूरी डिडक्शन दे देंगे, 3,75 की। 3,75 कैटेगरी ए में 100% डिडक्शन मिलती है, तो कितनी मिल जाएगी, 3,75 की। लेकिन कैटेगरी बी में जो नाम है वो 290 का कितनी मिलेगी, 50%।
इनकम की कोई सीलिंग नहीं 145। पंगा तो सारा कैटेगरी सी और डी का है। कैटेगरी सी और डी के दानों का टोटल करो कितना बनता है, सी प्लस डी दोनों का टोटल, ये बनता है 6,95,000। 695 10% एडजस्टेड जीटीआई का। एडजस्टेड जीटीआई कितनी है, 50 लाख है। 50 लाख है क्योंकि 20 लाख तो एग्जम्प्ट है ओपी का, तो 50 लाख का 10% कितना बनता है, 5 लाख। 5 लाख 6,95,000 ये दोनों में से जो कम है, तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या आ जाएगा, सी और डी कैटेगरी का क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 5 लाख। जान लो ना, सी और डी कैटेगरी का दान टोटल कितने रुपए का है, वो दान टोटल 695 है, बट एडजस्टेड जीटीआई 50 लाख का 10% 5, इससे ज़्यादा दान बेकार जाएगा, आपको 5 लाख रुपए क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया, इससे ज़्यादा पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये क्वालिफाइंग अमाउंट है, लिमिट है। पहले सी कैटेगरी वाला गिन लो, कितना दान है, 170, उस पे तो मिल जाएगी आपको 100% कितनी डिडक्शन, 170। बाकी दान जो है कैटेगरी डी का 330 ही बैलेंसिंग फिगर क्वालिफाई किया, बाकी दान बेकार चला गया, क्योंकि 10% के अंदर 5 लाख बनता है, तो 330 ही बचा बैलेंसिंग फिगर। 5 लाख पूरे करने हैं तो ये बैलेंसिंग फिगर 330 बचा, तो इसका 50% कितना बच जाएगा, 165। तो आप टोटल करो सभी इन पॉइंट का, 375, 145, 170, 165, 8,55,000, 8,55,000। तो आप लेस कर दोगे यहाँ से टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 41,45,000। किसी को भी डाउट समझ आया, पूछो कोई डाउट है तो। एटीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, अगर ये डिडक्शन आपने नहीं की तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के चैप्टर को कर ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का चैप्टर है उसमें एटीजी का बहुत बड़ा रोल है, तो एटीजी उसमें काम आने वाली है। बोलो कोई डाउट, क्वेश्चन करने से ही बात बनेगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलो कोई डाउट। क्या किया मैंने, पहले चारों कैटेगरी के डोनेशन लिखे, ये आपको बार बार पढ़ के प्रैक्टिस हो जाएगी। ए का नाम है कि बी का है, सी डी बताया फैमिली प्लानिंग वाला, और बाकी दान डी में जो अप्रूव्ड है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट कहीं भी लिस्ट में अप्रूव नहीं था, बेकार है। समाज सेवक को दिया, बेकार है वो दान, तो आपने ये चेक से दिए सारे दान, कोई दिक्कत नहीं, सारे दान लिख लिए। ए और बी तो लिमिट ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं है, कितने मर्जी दे दो। 375 पे 100%, बी कैटेगरी वाले 290 पे 50%, 145, इनमें तो कोई रोक नहीं, बस पूरी आधी डिडक्शन मिलेगी। सी डी में पूरी आधी तो बाद की बात है, पहले डोनेशन की एक लिमिट भी है, डोनेशन उस लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। वो लिमिट क्या है, सी और डी में वो लिमिट है कि दोनों डोनेशंस का टोटल कर लो, वो बना 695। 695 या फिर आपने एडजस्टेड जीटीआई 50 लाख का 10% 5 लाख, दोनों में से कम क्या है, 5 लाख। 5 लाख क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। पहले कैटेगरी सी के 1,70,000 उस पे दे दी 100%, बैलेंसिंग फिगर 330 पे 50%, 165 दे दी, टोटल 855 की डिडक्शन दे दी। इस तरह से बोलो कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। एटीजी सबसे लेंथी डिडक्शन है इस चैप्टर की, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के लिए अपने को बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। दान कैश ना हो 2,000 से ऊपर, अप्रूव्ड हो, कैटेगरी ए है, बी है, सी है, डी है, वो एडजस्टेड जीटीआई क्या है, बहुत सी चीज़ें सोचनी है। क्वेश्चन नंबर 21 और देखो, और क्लियर होगा। क्या कह रहा है, कहता है ग्रोस टोटल इनकम मिसेस रीता की 8 लाख रुपए है और उन्होंने ये दान दिए हैं। 8 लाख रुपए इनकम है और चेक से क्या क्या दान दिए हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ो, रीता की इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रीता का 5,000 रुपए का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है, 50,000 रुपए का है। और एओपी का प्रॉफिट कितना है रीता को, एओपी का प्रॉफिट 40,000 रुपया है। और रीता की टोटल इनकम 8 लाख रुपए दे रखी है, तो इसका मतलब अदर इनकम रीता की कितनी है, देख लो बस, रीता की अदर इनकम बैलेंसिंग फिगर कितनी है। 8 लाख रुपए में ये इंक्लूड है 5,000 कम कर लो, 50 कम कर लो, 40 कम कर लो, रीता की 7,05,000 इनकम है। ये इनकम है रीता की, और उसको मेडिकल
प्रीमियम दिया है 4,000 रुपये, LIC पेंशन फंड में दिए हैं 6। पहले लिखो रीता की कौन कौन सी इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,000 रुपये का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपये का है, AOP का प्रॉफिट माफ होता है, एग्जाम्प्ट होता है, रहने दो। फर्म या AOP के प्रॉफिट या HUF के प्रॉफिट ऑलरेडी टैक्स लग के आते हैं इसलिए माफ होते हैं। अदर इनकम रीता की कितने रुपए की अदर इनकम 7,05,000, यानी सीधी सी बात है GTI में एग्जाम्प्ट वाली इनकम नहीं लेते, तो एग्जाम्प्ट वाले छोड़ दो। 7,60,000 एडजस्टेड GTI के लिए GTI आ गई। ATD मेडिकल इंश्योरेंस की कितने रुपए चेक से दिए हैं 4,000। ATCCC LIC का पेंशन फंड 6,000, 4,000 और 6,000। अब आपको देनी है उसमें से ATG आपको ATG देनी है। ATG में दान कौन कौन से हैं, कैटेगरी बनाओ फिर ही बात बनेगी। ATG में दान कौन सी कैटेगरी में दिए हैं, B C D बनाओ वर्किंग नोट में। नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिया 50,000 कैटेगरी A में था। गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड में 15,000 दिया कैटेगरी C में A में था। प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में दिया 15,000 कैटेगरी B में था। राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया 30,000 कैटेगरी B में था। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को किस लिए दिया बोला नहीं, फैमिली प्लानिंग देता तो C, वरना D तो है ही है, इनकम टैक्स से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। म्युनिसिपैलिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो कैटेगरी C है। कंट्रीब्यूशन नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज वाला A में आता है। तो मुझे बताओ ये दान कितने हो गए 70,000, ये दान कितने हो गए 45,000। तो आप A कैटेगरी के दान, A कैटेगरी के डोनेशन कितने हैं बोलो। A कैटेगरी के डोनेशन 70,000 रुपये का 100% कितनी डिडक्शन मिलेगी 70,000। B 45,000 का 50% कितनी मिलेगी 22,500। ठीक, अब आप C और D कैटेगरी की बात करो, C और D कैटेगरी। ठीक, तो आप इन दोनों का टोटल करो, आप इन दोनों का 1,05,000 10% एडजस्टेड GTI। दान तो C और D का 1,5 है लेकिन 10% एडजस्टेड GTI। अब आप एडजस्टेड GTI बोलो, GTI माइनस लॉन्ग टर्म, 111A वाला शॉर्ट टर्म तो है ही नहीं, माइनस ऑल अदर डिडक्शन फ्रॉम 80C to 80U एक्सेप्ट ATG छोड़ के सारी डिडक्शन कम कर दो। तो आप 7,60,000 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम कर दो 50,000 रुपये का, अदर डिडक्शन 4,000 और 6,000 की है ना, तो एडजस्टेड GTI कितनी आ गई बोलो, कम करके 7 लाख। 7 लाख रुपए का 10% करोगे 70,000, यानी 70,000 या फिर 1,05,000। तो आप क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ गया 70, क्योंकि विच एवर इज लेस होता है 70। तो आपको 70,000 रुपये पे डिडक्शन मिलेगी, ये आपका क्वालिफाइंग अमाउंट है। पहले C वाली दे दो 25,000, C वाली देने में आपका ही फायदा है, 25 पूरी मिल जाएगी। बाकी डोनेशन 45,000 कहाँ से देखो 50% 22,500, समझे। तो टोटल डिडक्शन कितनी 70, 22,500, 25,000 और 22,500, 1,40,000 की ATG मिल जाएगी, 1,40,000। तो आप देखो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, करो 7,60,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 1,40, 6,10,000 रुपये, 6,10,000 रुपये टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बोलो किसी को भी डाउट, बोलो कोई डाउट इसमें। इस तरह से आपको ATG का पता लगा, किस तरह से ATG मिल सकती है, समझ आया। देखो क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपकी ये जितनी आगे आगे पढ़ते जाओ सब साफ हो जाएंगी। यही देखो क्वेश्चन ही तो करने आपने, ये डोनेशंस को आप पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चंस में ये यूज हो और आप इनको अच्छे से यूज कर सकें।
पांचों हेड पढ़ने के बाद, क्लबिंग सेटअप के बाद अगर आप डिडक्शन का चैप्टर कर लो तो एक तरह से कंपटीशन का काम पूरा हो जाता है। जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं वो यही है, समझो वही पढ़ रहे हो आप। उसमें थोड़े और लेंथी कर देगा क्वेश्चन। क्या होगा, पांचों हेड का इनकम बना देगा, जोड़ लो, फिर सेट ऑफ क्लबिंग कर लो, फिर डिडक्शन दे देगा, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उस पर टैक्स बना लेना। वही काम तो कर रहा हूं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में, और कुछ नहीं होता, यही टैक्स बनाना होता है बंदे का, वो बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन इस तरह के हैं कि फोकस इस पे ज्यादा है, ये चीजें सीधा सोल्व करके दे रखी। इनकम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में ये सिचुएशन दे देगा, घर ऐसे खरीदा, इस डेट को बेचा, ताकि वो क्या है आपसे थोड़ी सी पांचों हेड की इनकम का भी पूछ ले, फिर डिडक्शन पूछ ले। यानी इस चैप्टर के बिना असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल अधूरा है। डिडक्शन पे पूरा जबरदस्त होल्ड होना चाहिए, वरना आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करना मुश्किल हो जाएगा और प्रैक्टिस नहीं होगी। आप किसी बंदे का टैक्स ही नहीं बना पाओगे, डिडक्शन की प्रैक्टिस नहीं होगी। इसीलिए अपन ने क्वेश्चन बहुत रखे हुए हैं। हालांकि आईसीआई या कोई और बुक राइटर की बुक्स देखो, 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन डिडक्शन के नहीं है। वो कहते हैं इसको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, बस डिडक्शन पढ़ लो। डिडक्शन पढ़ लो, बिना क्वेश्चन के तैयारी नहीं होगी आपकी, आपको याद ही नहीं रहेंगी डिडक्शन को यूज़ कैसे करना है। एटीजी एक एक क्वेश्चन दे के छोड़ दिया आईसीआई ने और बुक राइटर्स ने, क्या होता है उससे प्रैक्टिस ही नहीं होती, एटीजी पे होल्ड ही नहीं बनता बच्चे का। तो ये दिक्कत है, क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अपन ने करने हैं क्वेश्चन, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ब्रीफ में पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है। कह रहे हैं मिस्टर कौशल किशोर ऑफिसर है मुंबई में, 12,000 रुपये बेसिक ले रहे हैं, डीए ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं सेल पे, इस तरह। तो आप इसकी सैलरी बनाओ मिस्टर कौशल की। बेसिक सैलरी कितनी ले रहा है मिस्टर कौशल किशोर? 12,000 रुपये महीने के हिसाब से कितनी सैलरी ले रहा है? 1,44,000 सैलरी ले रहा है, ठीक है। डीए कितना ले रहा है? डीए ले रहा है 10%, तो 1,44 का 10% ले लेगा तो 14,400 का डीए ले लेगा। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। याद करो सैलरी का चैप्टर, 45,600 का मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद सेल पे कमीशन मिल रहा है इनको, कमीशन ऑन सेल 1%। सेल कितनी करवा दी? 10 लाख की सेल करवा दी, तो उस पर कितना कमीशन मिल जाएगा? 10,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक। इसको बड़ी कार मिली है कंपनी से, लार्ज कार विद ड्राइवर, और यूजेस फॉर कंपनी वर्क। अच्छा, यूज ऑफ कार फॉर कंपनी ओनली, पर्सनल यूज होती नहीं तो देयर इज नो फैसिलिटी अवेलेबल। फिर किस चीज की फैसिलिटी? ऑफिस के कामों के लिए मिली है कार, तो कोई फैसिलिटी नहीं। नेक्स्ट, इसने कहता है ये आरपीएफ का मेंबर है, कंपनी ने 20,000 डाले और ये खुद 24 करवा रहा है, खुद आरपीएफ में 24 करवा रहा है, उस पर क्या मिलेगी? एटीसी ऑन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 24,000 रुपये डाल रहा है, उस पे एटीसी मिलेगी। कंपनी 20,000 डाल रही है, तो चेक करो फालतू तो नहीं डाल रही। एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना? कंपनी डाल रही है 20,000, माफ कितना है? 12%। बेसिक सैलरी डीए इफ वाला, क्या ये डीए इफ वाला है? क्वेश्चन में लिखा है? नहीं लिखा, तो मतलब ये डीए कौन से वाला है? प्लेन वाला, बस मत लो। कमीशन ऑन सेल ले लो, डीए मत लो, लेकिन कमीशन ऑन सेल ले लो 10,000, तो आप करो 12%। 1,54,000 का 12% 18,480 बनता है। आपने 20,000 रुपये डाल दिया, 1,520 फालतू डाल दिया, माफ। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 8%, तो भैया माफ होता है 9.5% तक माफ है, 8.5, 9.5, ये कभी 8.5 कर देते हैं, कभी 9.5, तो कोई दिक्कत नहीं। 8% है तो ये पूरी तरह से माफ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो बस सैलरी में तो और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उसके बाद तो अदर सोर्स है, तो इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है? बनाओ ग्रॉस सैलरी। 1,44,000, 14,400, 45,600, 10,000 और 1,520, 2,15,520 लेस कर दो 16, एक की स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? बोलो। इसकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो 50,000 कम करके 1,65,520 बन जाएगी। बोलो कोई डाउट?
सैलरी बन जाएगी। अगर इसने 115 बीएसी ऑप्ट किया ना, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या एचयूएफ, तो फिर ये नहीं मिलती स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 वाली। ये तो तब मिलेगी जब आप 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करते और बाकी एटीसी से यू तक की एक आधी डिडक्शन डबल जे डबल एच मिल जाए, बाकी नहीं मिलती। तो मान लो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ नीचे किशोर ने 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया है, तो सिंपल रूल चलेगा। अदर सोर्सेज की इनकम बोलो, इसकी अदर सोर्सेज सोल्व करके दे रखी है। अदर सोर्सेज की इनकम कितनी दे रखी है? 1,40,000, यानी इसकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई? 1,65,000 में 1,40 और जोड़ दो, 3,05,520 आ गई। अब जीटीआई में से क्या देनी है आपने? डिडक्शन। तो ऐसा करो, जीटीआई को मैं वापस यहां लाता हूं, 3,05,520, और इसमें से देता हूं डिडक्शंस। कौन कौन सी चेक करो। नीचे एक लिस्ट है, किशोर ने क्या क्या पेमेंट दी। किशोर ने अपना बीमा करवाया लाइफ इंश्योरेंस, कितने पैसे? 6,000 भरे एटीसी। और याद रखना एलआईसी में चेक से देना जरूरी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है, दान 2,000 से ऊपर चेक से देना जरूरी है, पर एलआईसी में कोई इशू नहीं है। चलो, वैसे ना लिखा हो तो आपको वर्किंग नोट में कैसे पेमेंट दी है नोट लगा देना चाहिए कि पेमेंट कैसे दी है। चलो, तो ये कह रहा है प्रीमियम वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस है, तो खुद का है चाहे वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 5, ये किसी भी कंपनी से करवा सकते हो। बाजार में लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां बहुत हैं। एलआईसी सरकार की है, बजाज अलायंस है, टाटा एआईए है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एचडीएफसी प्रूडेंशियल है, बड़ी कंपनियां बाजार में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस है, बड़ी कंपनियां हैं। ठीक, उसके बाद कहता है मेजर सन की लाइफ पे एलआईपी ली है, चलेगी, मेजर मैरिड अनमैरिड कोई भी हो। नेक्स्ट, फिर कह रहा है जी अपने फादर की लाइफ इंश्योरेंस ना, फादर की नहीं थी, खुद 5 बच्चे की थी। नेफ्यू का बीमा ना, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, चेक से भरा 4,000, तो इसकी क्या मिल जाएगी? एटीडी। मेडिकल इंश्योरेंस चेक से भरा है 4,000, एटीडी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है इसने यूलिप में पैसा लगाया, तो उसकी एटीसी मिल जाएगी। फिर कहता है एनएससी में पैसा लगाया है, 10,000 एटीसी मिल जाएगी। फिर कहता है इसने नेशनल हाउसिंग बैंक में प्रिंसिपल पे किया है, प्रिंसिपल पेड फॉर हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल किसी बैंक से लिया था, कितने रुपए पे किया? प्रिंसिपल 25,000, इंटरेस्ट तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, प्रिंसिपल एटीसी में। दान दिया, अच्छा, एटीजी। नेशनल डिफेंस फंड में, एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड में दान दिया 5,000 रुपये, तो इधर आ जाएगा। फिर कहता है एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल में दिया, तो एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल तो कितने रुपए दिया? 85,000। तो आप टोटल करो इसका कितना बनता है? 24,000, 6,000, 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, 25, 1,61,000। तो आप डिडक्शन दो एटीसी, कितनी मिल जाएगी? 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकती, टोटल तो 161 है। एटीजी वो जो दान है वो कैटेगरी ए का दान है, कितने रुपए? 5,000, उसकी कितनी मिलेगी? 100%, 5,000। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, कितनी वो देख लो। ठीक है, तो 3,05,520 माइनस 4,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 5,000, ये आ जाएगी 1,46,520 टैक्सेबल इनकम। देखो ध्यान से, पिछले सारी डिडक्शन को यूज करते हुए, सैलरी के चैप्टर को यूज करते हुए ये वाला क्वेश्चन है। जो इसे सोल्व करेगा वो पिछली सारी रिवीजन कर रहा है, एटीसी, एटीडी और सैलरी की भी रिवीजन कर रहा है। 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड लिखा है, इसलिए याद रखना डिडक्शन देनी है। अगर इस क्वेश्चन में कह दूं ना कि वो किशोर कहता है मैं नहीं ऑप्ट करता, मैं 115 बीएसी ऑप्ट करता हूं, तो उसको कहना इफ 115 बीएसी ऑप्टेड, अगर बाय किशोर ने 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया ना, तो आंसर ये आएगा। फिर उसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी बन जाएगी? उसकी टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी 2,15,520। क्यों? क्योंकि उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलनी, लेस। और कोई अदर इनकम है? अदर इनकम उसकी है ही नहीं, तो
तो बस GTI कितनी, अच्छा अदर सोर्स की इनकम है, हाँ अदर इनकम है, अदर सोर्स कितनी, अदर सोर्स की इनकम 1,40,000, तो उसका टोटल हो जाएगा 355,520 लेस डिडक्शन कोई नहीं मिलनी, तो टैक्सेबल इनकम क्या आ जाएगी 355,520। अगर मैं कह दूं किशोर अगर ऑप्ट नहीं करता 115 BAC तो आंसर निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखा दोगे? नहीं, 115 BAC ऑप्ट करता है तो ऑप्टेड, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, हाँ 355,520। देखो ध्यान से, ये नहीं मिलनी फिर आपको, ये कोई डिडक्शन नहीं मिलनी, बस टैक्स क्या है 2.5 लाख तक तो वही माफ, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 2.5 लाख पे 10, अगले 2.5 लाख पे 15, अगले 2.5 लाख पे 20, अगले 2.5 लाख पे 25, फिर 15 लाख के बाद 30%। टैक्स की रेट कम है लेकिन वही है, इनकम ज़्यादा आ जाएगी, इनकम ज़्यादा आ जाएगी, रेट कम होएगी, बस यही है। बोलो कोई भी डाउट, किसी को प्रॉब्लम? समझ आया? 115 BAC ऑप्ट करेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से मिलनी नहीं, प्लस कोई और डिडक्शन मिलनी नहीं, आंसर ये रहेगा। और अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं करता तो सिंपल क्वेश्चन है, टैक्सेबल इनकम कम आएगी, लेकिन टैक्स की रेट ज़्यादा होती है, 5 लाख के बाद अगले 5 पे 20 और 10 लाख के बाद 30, थोड़ा रेट का फ़र्क है, ये आप देख सकते हो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपका पूरा होल्ड बनता है। 115 BAC का यूज़ भी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस चैप्टर में 115 BAC का कि ऑप्ट कर लिया तो समझो डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस। पिछले चैप्टर पे क्या था, हाउस प्रॉपर्टी में 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो क्या था, इंटरेस्ट लेस करते थे, वो नहीं होना, सेट ऑफ लॉस में भी दिक्कत थी, ठीक है ना, सैलरी में डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये पढ़ा था। और बिजनेस के अंदर वो 35AD जो डिडक्शन थी कई सारी, 35AD वो नहीं मिलेंगी, 35CCC अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया, पढ़ा था। चलो देखो कुछ और क्वेश्चन, एक दो और हैं इसमें सट्टे से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है कि इसको फर्म से प्रॉफिट आया। फर्म का प्रॉफिट तो क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट तो बंदे को आया वो माफ होता है, आपको सेक्शन 10(2)A पता है, 10(2)A के अंदर माफ था। और पोल्ट्री फार्म बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म बिजनेस, बिजनेस की इनकम कितनी आ गई 2 लाख रुपए, ओके। फिर कह रहे जी इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इंटरेस्ट आया गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितने रुपए 16,000, ग्रोस नेट कोई चक्कर नहीं, सरकार TDS नहीं काटती। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया अदर सोर्सेज में कितने रुपए 6,000। फिर कहता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्सेज ग्रोस है, ये बढ़िया है, ग्रोस है तो दिक्कत नहीं है 10, वैसे भी 10,000 तक TDS नहीं कटता लॉटरी पे। चलो उसने लाख रुपए का कर्ज लिया था 12% पे वाई लिमिटेड में लगाने के लिए, और कहता है जी उसको पोल्ट्री फार्म में 25,000 लॉस था पिछले साल जो असेस हुआ था, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था। ऐसा है पोल्ट्री फार्म के 2 लाख में 25,000 पिछले साल का लॉस है, काट लो, कौन रोकता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस, ये इनकम क्या रह जाएगी 175। और ये जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है 6,000, तो ये कह रहा है कि इसमें से क्या लेस कर लो, डिवेंचर के इंटरेस्ट में 12,000 रुपये का तो इंटरेस्ट है, तो ये तो लॉस बन जाएगा, 6,000 की सारी इनकम है, ये कह रहा है। और इसका इंटरेस्ट कितना पड़ गया 12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो नुकसान में आ गया आप तो। 6,000 रुपये सारी इनकम है, इंटरेस्ट लाख रुपए का लोन लेके 12% पे 12,000 का ब्याज पड़ गया, तो आपको तो नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। और देखो पोल्ट्री फार्म हो गया, इसके अलावा हॉर्स रेस में 6,000 लॉस है, तो ये तो हॉर्स लॉस वाला तो हॉर्स एक्टिविटीज़ में से ही कम होता है और कहीं से नहीं, तो बेकार है अगर हॉर्स एक्टिविटी का है। और अगर कैजुअल लॉस है, विनिंग पे लगा रहा था, वो तो वैसे ही किसी काम नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। सट्टे का लॉस 5,000 क्या हो जाएगा, स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5,000, क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही कम होता है, कैरी फॉरवर्ड। दान फिर देखता हूँ, फिलहाल आप मुझे इसकी GTI बोलो कितनी है, ग्रॉस टोटल इनकम जोड़ो, 1,75,000 प्लस 16,000 माइनस 6,000 प्लस 10,000, ये लॉस एडजस्ट कर लो, 1,95
195 लेस। ATG की डिडक्शन के बारे में सोचते हैं। दान दिया इसने अप्रूव्ड संस्था को, कैसे दिया? लास्ट में बाय चेक। बाय चेक देखो, नहीं लिखा तो आपको हमेशा ये मान के चलना है चेक से दिया है, लिखा है तो बस सही है। कैश दिया तो बेकार ही चला जाएगा, दान काम नहीं आएगा। ATG अप्रूव्ड संस्था को दिया तो कौन सी कैटेगरी का दान है ये? कैटेगरी डी। कितना दान? तो आप एडजस्टेड GTI बताओ पहले मुझे इसकी। 195 में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कोई 111 है शॉर्ट टर्म, कोई और डिडक्शन के लिए कुछ है ना? तो एडजस्टेड GTI क्या आ गई? 195 आ गई। तो आपका कैटेगरी डी का दान 20,000 या फिर 10% 195 का कितना आ गया? 19,500। दोनों में से कम क्या है? 19,500। तो क्वालिफाइंग अमाउंट 19,500 आ गया, जिसका 50% मिलेगी। तो 19,500 का 50% कितनी मिल जाएगी? 9750 रुपये। तो इस तरह से टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी देख लो। 195 में से कम करो तो 185,250 आ जाएगी। बोलो किसी को भी डाउट? समझ आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना वो देखो। और अदर सोर्सेज में लॉस आ गया, क्यों? लोन लिया था 12,000 रुपये, आज इनकम 6 तो लॉस आ गया। कोई बात नहीं, आ गया तो ये चीज़ है। बोलो कोई भी डाउट? किसी को प्रॉब्लम? हो जाएगा? चलो और देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए 3,65,000 है, जिसमें 275 का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी का है और 30,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे वो है। तो बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंपल वाला कितने रुपए का है? 2,75,000 रुपए का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला कितने का है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपये का है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे GTI कितनी आ गई? यहाँ पे GTI 3,65,000 रुपये है। 3,65,000 तो 3,65,000 माइनस 275 माइनस 30,000, 60,000 रुपये की अदर इनकम रही होगी। 3,65,000 तो टोटल दे रखा है, जिसमें सीधा बता रहा है, जिसमें इंक्लूड है लॉन्ग टर्म और 111 शॉर्ट टर्म अलग लिख लिया। अब डिडक्शन देनी है 3,65,000 में से कौन कौन सी डिडक्शन दूं, देखने की जरूरत है। क्या रहा है? 12,000 रुपये एन्युटी प्लान LIC में दिया तो उसकी तो क्या मिलेगी? 80CCC एन्युटी प्लान उसमें ले जाओ LIC का। C में या CCC मिलना तो 1.5 लाख के अंदर ही है। चलो कोई बात नहीं, 12,000 लिखो। आगे देखो, फिर कहता है कि इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, 80C में चलते हैं। LIP भरी है किस किस की देखते हैं। इसने भरी है खुद की ओन 1,000 रुपये। फिर कह रहा है वाइफ 600 रुपये। फिर कह रहा है जी मेजर सन, तो भैया मेजर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कैसे भी हों। मदर ब्रदर नहीं था, मदर ब्रदर 80C में नहीं, वो 80D में पेरेंट्स है, डबल D में हैंडीकैप में ब्रदर सिस्टर भी हैं। तो ये सबका बीमा आ गया कितने रुपए? 16 2400। चलो फिर क्या कह रहा है? इसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? 80C के अलावा कहता है इसका ब्रदर जो है डिसेबल है, जो इस पे डिपेंडेंट है, इसका दाना पानी भाई का इस पे चलता है। तो भैया फिर तो फिक्स दे दो, डिसेबल ब्रदर है तो वो किस में जाएगा? डबल D में। कितने रुपए डिसेबल ब्रदर के? डिसेबल ब्रदर के फिक्स 75। सीवियर डिसेबल होता तो 1.25 लाख आता। आगे चलो, 25,000 उसके रिपेयर, उसका वो मेंटेनेंस फ्यूचर सिक्योर के लिए, कोई बात नहीं, अपने को तो फिक्स कितनी देनी है? 75,000 रुपये देनी है। तो दो 80CCC, तो 80CCE रोकेगा नहीं, 12,000 रुपये। अच्छा 80CCC कितने का है? 12,000। 80C कितने का है? सिर्फ ही 2400। 14,400 हुआ। तो CC को कोई दिक्कत है क्या? 80CC 1.5 लाख तक अलाउ करता है, तो 14,400 में क्या दिक्कत है? और 80DD कितना खर्चा हुआ मत देखो, फिक्स मिलती है तो 75,000, कोई और कुछ नहीं है।
तो 14,400 365 में से कम कर दो और 75,000 रुपये कम कर दो, 2,75,000 समथिंग की क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। देखना, पर एक बात है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 14,400, ये ATCCE के अकॉर्डिंग कितना हो गया 14,400, और ये कितना हो गया TDD का 75। दोनों का टोटल डिडक्शन कितनी होगी, टोटल एलिजिबल डिडक्शन ये होगी 89,400। बट आप जानते हो नो डिडक्शन 80A B 80C AC ये बताते हैं नो डिडक्शन अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111 है शॉर्ट टर्म और कैजुअल इनकम लॉटरी वगैरह से, इनमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये डिडक्शन 60,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती, क्योंकि इनमें से तो कोई डिडक्शन मिलनी नहीं। तो ये दोनों का टोटल तो कितना बन जाएगा, ये देखो 14,400 और 75, दोनों का टोटल तो कितना बन जाएगा, ये टोटल तो बन गया 89,400। बट मैक्सिमम बट रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कितने रुपए, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, 60,000, क्योंकि इन दोनों में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 3,05,000। बोलो कोई भी डाउट, 3,05,000 रुपये टैक्स बनाना है। टैक्स बनाओगे ना तो भाई 112A वाले पे 87 नहीं मिलती, इनमें कोई रोक नहीं। 3,05,000 रुपये पे टैक्स क्या बनाओगे, आपका लॉन्ग टर्म 2.5 लाख रुपए यहां से माफ कर दोगे, यही बची है 2,75 और 30, 2.5 लाख माफ हो गए। 25,000 रुपये बनाओगे 20%, कितना टैक्स बन जाएगा, 5,000 रुपये लॉन्ग टर्म पे। और 111A वाले शॉर्ट टर्म पे कितना बना लोगे, 30,000 का 15%, 4,500 रुपये। कितना टैक्स हो गया आपका, 9,500 रुपये का टैक्स हो गया। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मानो ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मिस्टर ए, तो 87A की रिबेट दे दोगे, 9500 की 9500, टैक्स क्या बन जाएगा, 0। 12,500 तक की 87A बन सकती है। और याद रखना 112A वाला लॉन्ग टर्म है ना, जो लाख से ऊपर वाले पे 10% लगता है, उसमें क्लियर है कि 87A की रिबेट नहीं मिलती, कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ोगे तो। लेकिन सिंपल वाले लॉन्ग टर्म और 111A वाले शॉर्ट टर्म पे कहीं नहीं लिखा कि 87A की रिबेट नहीं देनी, 112A वाले में लिखा है, तो वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो सिंपल वाला लॉन्ग टर्म या 111 वाले A वाले शॉर्ट टर्म में 2.5 लाख की सीलिंग का भी कोई इशू नहीं और 87A की रिबेट पे भी कोई रोक नहीं। तो 87A की रिबेट दे दी अपने, 9500 की 9500 रुपये उड़ गए, टैक्स क्या हो गया, 0। बोलो कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 देखना, अब क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा है क्योंकि वो क्वेश्चन नॉन रेजिडेंट का दिख रहा है और नॉन रेजिडेंट के क्वेश्चन कम ही आते हैं प्रैक्टिस में, इसलिए गलती होने के चांस बने रहते हैं। पहली बात, नॉन रेजिडेंट जो है वो 87A की रिबेट नहीं ले सकता, 87A की रिबेट नहीं, वो 115 BAC का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकता, रोक है। 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन नॉट अलाउड आउट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, AAA टैक्स दे के पीछा छुड़ेगा, उसको 2.5 लाख रुपए बाकी इनकम से माफ है, इनमें से नहीं। और वो क्लीन गंगा फंड का डोनेशन नहीं दे सकता नॉन रेजिडेंट। तो आपने देखा नॉन रेजिडेंट के लिए बड़ी डिसेबिलिटीज़ हैं और नॉन रेजिडेंट को 80DD या 80DD ये डिडक्शन भी नहीं मिलती, 80U भी नहीं मिलती। वो किसके लिए है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है या रेजिडेंट HUF के लिए है। तो ये नॉन रेजिडेंट आदमी जो इंडिया में नहीं रहता उसको बड़ी डिसेबिलिटीज़ हैं, बड़े बेनिफिट से डिप्राइव्ड है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कम प्रैक्टिस में आते हैं। ये क्वेश्चन है 25, देख लेते हैं क्या कहता है। मिस्टर ब्राउन को इंटरेस्ट आया बैंक से, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी, कितने रुपये इंटरेस्ट आया ब्राउन को, 59,000। अगर कोई इंडियन सीनियर सिटीजन है,
सीनियर सिटीजन को एफडी का इंटरेस्ट आए, सेविंग अकाउंट का आए, पर इंडियन सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन, उसको 50,000 तक की ATTT बी सेक्शन आएगा, उसकी डिडक्शन मिलती है, पर ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है वो। चलो, डिविडेंड ऑन शेयर फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इंडिया की हो चाहे फॉरेन, अब तो सारे डिविडेंड टैक्सेबल हैं। चलो, फिर कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट आया 30,000, वो भी क्या है, टैक्सेबल। फिर कहता है हॉर्स रेस, हॉर्स रेस कौन सी इनकम है, कैजुअल इनकम, कितने रुपया, ग्रोस ही दे रखा है 17,500। फिर कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, क्योंकि STT पेड की खबर दे रहा है 1.5 लाख रुपए, ये है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट है, दान दून दे रहा है, वो देख लेते हैं इसकी GTI कितनी है। नॉन रेजिडेंट बंदा है ये, मिस्टर ब्राउन जो है, नीचे लिखा है वो नॉन रेजिडेंट है, नीचे पैरा में स्टार्टिंग में लिखा है, देखो 59, 50,000, 30,000, बढ़िया। 115 BAC का कुछ नहीं सोचना, 87A की रिबेट का भी नहीं सोचना, नहीं मिलती इसको। चलो, 247,500 आ गई, क्या रह गया, 59,000, 50,000, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन वेरियस इंडियन कंपनीज 30,000, हॉर्स रेस का 17,500 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख। अच्छा, ठहरो 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 ठहरो, इसके बारे में पढ़ो पहले। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव भी वही हुआ। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लिखा है आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये चक्कर पड़ गया, ये क्लियर लिखा है इसने, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी लिखा है और रिसीव भी आउटसाइड, तो नॉट अक्रूड अराइज इन इंडिया, ना इंडिया में कमाया फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, ना इंडिया में मिला, तो ना इंडिया में मिला ना इंडिया में कमाया, तो इंडिया में टैक्स कैसे लग जाए, माफ है, इंडिया में कैसे टैक्स लग जाए। इंडिया में मिला होता तो फंस जाता, या इंडिया की कंपनी का होता तो फंस जाता। फिलहाल ये इंडिया में ना मिला ना इंडिया में कमाया, देखो ना मिला ना कमाया, तो ये इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। सही कह रहा है, क्योंकि वो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, रिसीव आउटसाइड इंडिया, अपन इंडिया पढ़ लिया, रिसीव आउट ऑफ इंडिया लिखा है अब्रोड, तो इसे क्या है, माफ कर दो, ना इंडिया में कमाया ना इंडिया में मिला, बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होएगी ही नहीं। फॉरेन में कमाया वही मिला, इंडिया में कोई लेना देना उस इनकम का नहीं, तो इंडिया में रिसीव हो या इंडिया में क्रू अराइज हुई हो, तो वो इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, वरना नहीं। चलो, फिर ये कहता है 15,000 दान म्युनिसिपैलिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया, देख लेंगे। 2,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है, तो भाई क्या नॉन रेजिडेंट मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन ले सकता है? यस, वो सब एसएससी के लिए, 80C भी सब एसएससी के लिए, मतलब नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के लिए है, तो इंडिविजुअल एचएफ पर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए, लेकिन डबल डी भी नहीं मिलती इसको, 80G सब के लिए है। चलो, मेडिकल इंश्योरेंस की क्या मिल जाएगी इसको, 2,000। फिर ये कह रहा है कि भाई इसने जो है 6,000 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट माइनर सन पे, 80DD नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को DD नहीं मिलती, ये पढ़ा था अपन ने। 80G दान कहाँ दिया इसने, फैमिली प्लानिंग के लिए 15 दिया है। पहले तो आप मुझे इसकी एडजस्टेड GTI बोलो, क्या 256,500 में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, लेकिन 111A शॉर्ट टर्म है, हाँ है, 1.5 लाख, माइनस अदर डिडक्शन है 2,000, तो एडजस्टेड GTI कितनी आ गई, 256,500 में 1.5 लाख और 2,000 कम कर लो तो 1,04,500 क्या आ गई है, ये एडजस्टेड GTI आ गई है, 1,04,500। तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या, दान तो तूने दिया 15,000 या फिर 10%, 1,04,500 का कितना हो गया, 10,450, ठीक, तो क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा 10,450। इसकी आपको 50% कैटेगरी डी में डिडक्शन देनी होगी, तो कितनी दे देंगे, 10,450 का डिडक्शन दे देंगे 5,225 रुपये। बोलो 50% देंगे ना 80G,
तो आपको 80G कैटेगरी डी में आपको डोनेशन जो देनी है 50%। फैमिली प्लानिंग लिखा था क्या? हाँ ओके, ये फिर फैमिली प्लानिंग लिखा है, सी कैटेगरी में जाने दो। क्वालिफाइंग 10,450 है तो उसका 100% दे दो, क्योंकि इसने वर्ड लगाया फैमिली प्लानिंग, डी नहीं सी में जाएगा। फिर कितनी दे दो? 10,450 दे दो। तो आप इसकी टैक्सेबल इनकम बता दो कितनी, क्योंकि फैमिली प्लानिंग वर्ड आ जाए तो सी में जाता है, फैमिली प्लानिंग वर्ड ना हो तो कहाँ जाता? ये जाता डी में। तो 2,44,050 रुपए की क्या आ गई यहाँ पे? अपनी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब टैक्स लगाना है, इसकी टैक्सेबल इनकम 2,44,050 आ गई। अब उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला कितना है? 1.5 लाख। उसमें हॉर्स रेस वाली इनकम कितनी है? 17,500, क्योंकि उसमें तो कोई डिडक्शन नहीं मिलती। अदर कितनी है देख लो कि 2,44,050 में 1.5 लाख अलग कर लो, 17,500 अलग कर लो, 76,550। ये तो बेसिक एग्जम्पशन अप टू 2.5 लाख रुपए माफ होता है, इसलिए ये क्या है? ये तो माफ हो गया, ये वाले तो माफ हो गए। लेकिन नॉन रेजिडेंट का 1.5 लाख में से यूज नहीं करना, भी 2.5 लाख पूरे करते। कैजुअल में से तो मिलती नहीं बेसिक एग्जम्पशन भी 2.5 लाख वाली, लेकिन 111A शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में मिल जाती 2.5 लाख अगर बंदा रेजिडेंट होता। ये बंदा क्या है? नॉन रेजिडेंट, इसलिए यहां से आप 2.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने कैपिटल गेन में भी बताया था। रेजिडेंट के लिए होती है 2.5 लाख की सीलिंग पूरी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में से, इसके लिए नहीं। तो इस पे 30% टैक्स है, इसके ऊपर 15% टैक्स है। लगाओ कितना? 17,500 पे 30%, 5,250 रुपए का टैक्स हो गया। 1.5 लाख रुपए पे लगाओ 15%, कितना? 22,500 हो गया। तो कितना टैक्स बन रहा है? 22,500 और 52,50, ये बन रहा है 27,750। किसी ने पूछा इसकी इनकम 5 लाख से कम है तो 87A मिलेगी? नॉन रेजिडेंट है, नहीं मिलती। तो टैक्स, इसका टैक्स कितना आ गया नॉन रेजिडेंट होने की वजह से? 27,750। अब 27,750 के टैक्स में क्या जोड़ दो? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो कितना टैक्स बन जाएगा? 28,860। बोलो कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? समझ आया ये क्वेश्चन नंबर 25? ये क्वेश्चंस करने हैं आपने हर हाल में, क्योंकि अब तक की डिडक्शन की सारी रिवीजन है, इसके बाद डिडक्शन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, GGB, GGC, GG, JA, AA, ATQQB और RRB, लेकिन अपने पास ये 5-6 डिडक्शन बहुत लेंथी नहीं है। TTA, TTB भी है, लेकिन अब तक जो डिडक्शन पड़ी उनके अच्छे से बार बार क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस की जरूरत है। 26वां क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ इसका क्या होगा। 26वां, श्रीमती रेखा ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई मदर इन लॉ की। मदर इन लॉ का इंश्योरेंस करवाओगे तो क्या डिडक्शन मिलेगी? नहीं। मदर इन लॉ का तो मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ तो नहीं मिलती, और मदर इन लॉ जो है हैंडीकैप्ड हो तो भी DD नहीं मिलती। रिलेटिव में मदर इन लॉ नहीं आती, अपनी मदर होती तो 80D या DD तो मिलती, लेकिन हाँ 80C वहां भी नहीं है मदर के लिए, तो ये मदर इन लॉ छोड़ दो, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बी पॉइंट, शाम ने 10,000 रुपये ट्रेनिंग ऑफ ब्रदर इन लॉ। शाम ने 10,000 रुपये ब्रदर इन लॉ की ट्रेनिंग पे खर्च दिए। जो ब्लाइंड है, ब्रदर इन लॉ भी रिश्तेदार नहीं होता, आप जानते हो। DD में कौन से रिश्तेदार आते हैं? वाइफ, बच्चे, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स डिपेंडेंट हो तो ब्रदर इन लॉ नहीं था, इन लॉ फैमिली वाले कोई नहीं थे, तो ये DD नहीं ले सकता। नेक्स्ट सी में क्या कहता है? सुरेश नॉन रेजिडेंट है, 20,000 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट, डिसीज स्पेसिफाइड डिसीज है छोटे भाई को। छोटा भाई रिश्तेदार में तो होता है, DD कैंसर, थैलीसीमिया, एड्स के लिए मिलती है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं। DD में क्लियर है किसको मिलती है? रेजिडेंट को, तो ये तो नॉन रेजिडेंट है, सुरेश डिडक्शन नहीं ले सकता, बेकार है, नॉन रेजिडेंट है। डी, गणेश ने 40,000 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ विडो सिस्टर, इलाज करवाया सिस्टर का। सीता जो सीवियर डिसेबल है वो गणेश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सिस्टर है ना, और ये गणेश नाम से क्लियर है रेजिडेंट आदमी है, मान लो रेजिडेंट है, और सिस्टर इस पे डिपेंडेंट है। सिस्टर रिलेटिव में आती थी,
ये कोई मैटर नहीं मैरिड अनमैरिड, बट डिपेंडेंट है इस पे, डिपेंडेंट है, तो इसको उसको संभालने के लिए कितनी मिलेगी? सीवियर डिसेबल है 1,25,000, नॉर्मल डिसेबल होती तो 75 मिलती, अब कितनी मिलेगी? 1,25,000। नेक्स्ट ई, मिस्टर गुप्ता ने बोरो किए 5 लाख रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फॉर हिज एजुकेशन इन मेडिसिन। गुप्ता जी खुद पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? मेडिसिन में MBBS MD वगैरह करना चाहते हैं, और उन्होंने 50,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। उसने 50,000 का इंटरेस्ट लोन पे पिछले साल में अपनी इनकम से भरा। तो एजुकेशनल लोन पे आप कौन सी डिडक्शन ले सकते हैं? 80E कैन बी क्लेम्ड, आप ले सकते हैं 80E। पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन और हैं, आराम से कर लोगे। 27 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कैटेगरी ए में आ जाएगा दान, नेशनल डिफेंस फंड ए में आ जाएगा। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहाँ जाएगा? ये अप्रूव्ड है कैटेगरी डी में। एड टू पुअर स्टूडेंट, ऐसे गरीबों को कुछ बांटोगे पैसा नहीं मिलेगी डिडक्शन। बुक्स बांटी नहीं मिलेगी क्योंकि काइंड वाले दान पे नहीं मिलती। म्युनिसिपैलिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो कैटेगरी डी में जाएगा। मैंगलोर यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल की है, कैटेगरी ए में जाएगी। ओके, तो इसकी ग्रोस टोटल इनकम 280 है, 15,000 डिसेबल डिपेंडेंट पे खर्च दिए, तो डबल डी दे दो ना। डबल डी कितनी दे दो? 75,000 रुपये दे दो डबल डी। तो आप इसकी एडजस्टेड GTI निकाल लेना, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 28 भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, कर लोगे तो बस ये पढ़ो आज, सिर्फ यही है, कर लेना, ये कर लोगे तो 80G नहीं, पिछले वाले डिडक्शन की भी रिवीजन होगी आपकी। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और ये समझ लो कि आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का चैप्टर ही चल रहा है। 15-20 क्वेश्चन सारे अगर ये कर लिया तो समझो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि इसी में तो यूज़ कर रहे हैं। बस थोड़ा बहुत इसमें हेड वाइज कंपटीशन बढ़ जाएगी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में, और क्या। तो इसलिए डिडक्शन में आपने काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन डाले हैं ताकि डिडक्शन के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि F पॉइंट कैटेगरी C में आएगा क्या? देखना F पॉइंट क्या है। म्युनिसिपैलिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो कैटेगरी C में आएगा। म्युनिसिपैलिटी हमेशा अप्रूव्ड है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और इनको फैमिली प्लानिंग के लिए दोगे तो C में, अदरवाइज देन फैमिली प्लानिंग दोगे तो D में जाएगा। तो फिलहाल ये किस में आएगा? C में आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप पढ़ लेंगे। प्रीमियम दिया है 28 में, बंदे ने कितना? 20,000, 18,000 दे सकता है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 28 में 1,80,000 की पॉलिसी है, तो 1,80,000 2012 के बाद जो बीमे हो रहे हैं, 180 का 10%, 18,000 एलिजिबल है 80C में। हैंडीकैप्ड का करवाओ लाइफ इंश्योरेंस तो 15% अलाउड है, नॉर्मली 10%। 2012 से पुराने बीमे हैं तो 20% अलाउड। तो फिलहाल ये 2017 का बीमा है, तो कितना अलाउड होगा? ICI का क्वेश्चन है 18,000। मेडिकल इंश्योरेंस करवाया खुद का, वाइफ का, 12 और 14 26, तो कितनी मिलेगी? इसको मिलेगी 25,000। 80D 25,000 रुपये की मिल जाएगी। आप ये देखो, मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ और वाइफ बाय चेक करवाया है, बाय चेक, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस अदरवाइज देन कैश करवाना होता है, तो बाय चेक करवाया, लिखना होगा आगे। फिर डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी जो अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड है, फैमिली प्लानिंग वर्ड नहीं लिखा, तो कैटेगरी D में ले जो अप्रूव्ड है, 50,000 रुपये चेक से दिए। LIC पेंशन फंड CCC 80CCC दे दो। नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिया 25,000 चेक से, कैटेगरी A में ले जो 80G की 100% मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में चेक से दिए तो कैटेगरी B में ले जो, आधी मिलेगी। 25,000 का दान है तो 12,500 मिलेगी। डोनेशन फैमिली प्लानिंग के लिए दी चेक से, तो किस कैटेगरी में जाएगा? C में। PPF में लाख रुपए 80C में आएगा। इस तरह से आप इसकी डिडक्शन दे सकते हो। बोलो कोई डाउट 28th क्वेश्चन में? कर लोगे? तो मैंने थोड़ा क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये डिडक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
जो आईसीआई की बुक्स में उसमें 10-10-12 क्वेश्चन देके चैप्टर ख़त्म कर दिया। प्रैक्टिस नहीं हो पाती डिडक्शन की अच्छे से कम क्वेश्चंस की वजह से, तो थोड़ा टाइम लगाओ, क्योंकि इनकम टैक्स सब्जेक्ट सिर्फ आपने सीए इंटर में पेपर ही नहीं देना, बल्कि आपका सीए आर्टिकलशिप, सीए फाइनल में भी बहुत बड़ा रोल है। सिलेक्टेड पढ़ के एग्ज़ाम तो हो सकता है, लेकिन पूरा होल्ड नहीं बन पाएगा, और आप आर्टिकलशिप में भी पूरा होल्ड नहीं बना पाओगे, लोगों की रिटर्न नहीं भर पाओगे सिलेक्टेड पढ़ के। अब ट्रेंड रहा है, आईसीआई ने कहा कि 60 मार्क का इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है और 40 नंबर का जीएसटी बहुत कम है, तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स डे बाय डे हर साल कम करते चले गए, प्रोविजन भी काट दिए। पहले डिडक्शन ज़्यादा होती थी, 80IA, IB, ICID सब काट दी, बहुत सी डिडक्शन काट दी उन्होंने सिलेबस में, तो काफ़ी वो काट दी। कैपिटल गेन की एग्जम्पशन 54G, GA वो है ही नहीं सिलेबस में, GV काट दी, काफ़ी कम कर दिया उन्होंने, और क्वेश्चंस का लेवल कम कर दिया कि आप बस जल्दी कर लो, इसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने प्रोविज़न तो नहीं काटा, अब आप डिडक्शन जो जो डाली हैं बच्चे से उसका तो कुछ भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन कम कर देने से प्रॉब्लम तो नहीं खत्म होगी, बच्चा शॉर्ट में तो नहीं पढ़ पाएगा, उसको तो पूरा ही समझना जरूरी है, कंसेप्ट तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने ट्रेंड है, सेट ऑफ देख लो, कोई देख लो, काफ़ी क्वेश्चंस कम कर दिए डे बाय डे। कहते हैं जी आप थोड़ा ओवरव्यू ले लो, बहुत ज़्यादा टिपिकल उसमें नहीं पूछेंगे, तो 60 नंबर के पेपर के हिसाब से, पर तैयारी तो बच्चे को सारी करनी पड़ती है, क्योंकि जीएसटी के अंदर न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर है, कम है, वो कंसेप्चुअल बेस्ड लो है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी, थोड़ा नहीं बहुत जल्दी हो जाता है, 1 महीने में बहुत बढ़िया हो जाता है। और इनकम टैक्स उस बुक कंपैरेटिवली देखें बहुत ही ज़्यादा है, थ्योरी, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, होल्ड बनाना, सेक्शंस, उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो ये मैनेज नहीं कर रखा इन्होंने। इसको 2 पेपर में लेना चाहिए था उनको, 2 पेपर ले लेते इसके, 75 या इनकम टैक्स 100 का पूरा चाहिए और जीएसटी आप अलग से पेपर ले लेते 50 का, ऐसा कुछ, दोनों एक में डाल दिए और दोनों पे बच्चा 100 नंबर के हिसाब से मटेरियल ज़्यादा हो गया। अब लॉ का सिलेबस देखो कंपैरेटिवली उतना नहीं है, कम है काफ़ी, 60 नंबर की कॉर्पोरेट लॉ उस हिसाब से काफ़ी कम है, तो सही सिस्टम मैनेज नहीं कर रखा, थोड़ा इस तरह का है। चलो ठीक है।